हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रतीक और आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक ऐसी सीरीज को जहां पे आपकी जो फाउंडेशन की तैयारी उसको कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर डील किया जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी अनअकैडमी की तरफ से एक ऐसी पहल आपके लिए जहां एक कंसाइज वे के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स है फाउंडेशन के वो आपको करवाए जाएंगे। और मैं आज से आपके लिए शुरू कर रहा हूँ तमिलनाडु बोर्ड की एक समराइज्ड वर्जन। आप जैसे कि जानते होंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए फाउंडेशन की किताबें को क्या इंपॉर्टेंस है। ये इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मैं आपके साथ जुड़ रहे हैं फॉर द फाउंडेशन कोर्स। ये फाउंडेशन कोर्स लगभग इसी महीने के अंदर या एक डेढ़ महीने के अंदर हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जहां पे बहुत कंसाइज्ड वे के थ्रू आपकी जो पूरी प्रिपरेशन है उसको डील किया जाएगा। मैं हिस्ट्री डील करूंगा, मेरे साथ मेरे फेलो एजुकेटर्स है जो और भी सब्जेक्ट्स को डील करेंगे, और खास करके हिस्ट्री का एंशिएंट इंडिया का जो पार्ट है उसकी शुरुआत हम लोग आज के क्लास के अंदर से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंस है और तमिलनाडु बोर्ड की किताब एक फाउंडेशन बोर्ड के लिए है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है और नई एनसीईआरटी बहुत ही स्केटर्ड है। तमिलनाडु बोर्ड की किताब जो है वो थोड़ी एक सिंक्रोनस वे के अंदर क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है, तो उसका एक समराइज ब्रिज वर्जन हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, ये कोई कोर्स आपके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको मतलब जो फाउंडेशन में जरूरी है वो आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ से सर, ठीक है। तो एक मैं हूं, मेरे साथ और भी लेट्स क्रैक यूपीएससी के फेलो एजुकेटर्स है, ये सब लोग आपके साथ ये पूरे टॉपिक्स को डील करेंगे, तो आपको मोस्ट वेलकम है। मेरा नाम प्रतीक नायक है, मैं हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर पढ़ाता हूँ on the Let's Crack UPSC CSE channel and also on the Unacademy application itself। ओके, मेरे लाइव क्लासेस वहां पे चलते हैं। अगर आप हम लोग के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमारी टेलीग्राम हमारी कम्युनिटी के अंदर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। इनफैक्ट मेरे नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, अगले महीने से आई एम स्टार्टिंग विद अ कोर्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो विद दिस कोड PN Live सो दैट यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट एज वेल सर, ठीक है ना। तो ये आपको डिस्काउंट के लिए कोड अवेलेबल कराया जा रहा है, आप जरूर से जुड़िए। मैं हिस्ट्री फाउंडेशन के साथ साथ हिस्ट्री ऑप्शनल, हिस्ट्री जनरल स्टडीज पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली करा रहा हूँ सर, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन टेक द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन और द प्लस सब्सक्रिप्शन, इट इज अप टू यू। अगर आप स्पेसिफिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो जहां जीएस प्लस ऑप्शनल आपको कवर करना है तो वो भी आप इसके साथ कर सकते हो। और साथों साथ अगर आपको सिंगुलरली खाली और खाली ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है सर, ठीक है, आप हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पढ़ना चाहते हो और कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप ये कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ। जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी उसमें आपको काफी लाभ होगा, आपकी तैयारी को एक नई डायरेक्शन भी मिलेगी सर, ठीक है। इधर देन दिस वी हैव गॉट सम न्यू बैचेस रनिंग ऑन। हम 2023 के लिए बाइलिंगुअल बैच लेके आए हैं, 10th नवंबर से शुरू हो रही है हमारी एक चैंपियनशिप कंडक्ट हो रही है 13th नवंबर को। ये फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है वर्थ 40 करोड़ रुपीस की आपको स्कॉलरशिप यहाँ पे कवर कराई जाएगी अनअकैडमी की तरफ से सर, ठीक है। तो आप इनफैक्ट इसमें टॉप रैंक के अंदर आएंगे तो आपको आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा। 50 एमसीक्यूज का आपको अटेम्प्ट करना है 60 मिनट्स के अंदर। एंड 13 नवंबर 11 बजे है, मतलब इस संडे को 11 बजे है। मैं जरूर से आपको वेलकम करूंगा कि आप जुड़िए हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम के थ्रू। बाकी आप कंपीट कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। अनअकैडमी कंपीट एक ऐसी टेस्ट है जहां दो कैंडिडेट सामने सामने बैठ के कम्पीट कर सकते हैं, उसमें भी आपको काफी अच्छी प्राइजेस कवर कराई जाएगी सर, ठीक है। अदर देन दिस, अगर आपको ईएमआई लेनी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। आप ईएमआई के बारे में इंक्वायर कर सकते हो। 0% ईएमआई से आपकी तैयारी भी हो सकती है, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। हमारी मॉक इंटरव्यू चल रही है, मॉक मेन टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप इसके अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो। ये इंटरव्यू प्रोग्राम है, लास्ट माइल प्रोग्राम। खैर शुरू करते हैं आज के क्लास की जो मुख्य बात है वो है तमिलनाडु बोर्ड की एंशिएंट इंडिया की किताब सर, ठीक है। अब सवाल यह है कि क्यों हमको एंशिएंट इंडिया पढ़ना है और तमिलनाडु बोर्ड के अंदर से ही क्यों पढ़ना, उसके पीछे के 2-3 कारण आपको बता देता हूं सर, ठीक है। अब हमेशा याद रखेगा कि जब जब हम लोग हिस्टोरिकल बेसिस की बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल साइट्स और द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, ओके, हमको ये आइडिया रहना चाहिए कि तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो बहुत ही क्रोनोलॉजिकली लिखी गई है सर, ठीक है। और एंशिएंट इंडिया की जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें प्रॉब्लम ये है कि क्रोनोलॉजी का थोड़ा अभाव है। जो एनसीईआरटी की किताबें है ना सर, है ना, जो आपकी पब्लिश होती है वो थीमेटिकली लिखी गई है। थीम का मतलब है कि उसके अंदर जो विषय वस्तु है उसको थीम आधारित डाला गया है, कि पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक अलग से डाल दिया है, कल्चरल हिस्ट्री को अलग से डाल दिया है। यहाँ क्या है कि क्रोनोलॉजी वाइज है और ये क्रोनोलॉजी को बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकेंगे सर, ठीक है।
तो एंशिएंट इंडिया की जो किताब है उसको हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये स्टैंडर्ड 11th की किताब आपकी तमिलनाडु बोर्ड की आती है सर, ठीक है ना। सो स्टैंडर्ड 11th की अगर आप बुक देखोगे, इट इज अवेलेबल इन द मार्केट एंड ऑल्सो इट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एज वेल सर, ठीक है ना। तो इसमें एंशिएंट और मिडिवल दोनों मिक्स है। दैट इज अ बुक जहां एंशिएंट मिडिवल इंडिया दोनों का मिक्सचर है। हम यहाँ पे खाली और खाली एंशिएंट इंडिया करेंगे अगले कुछ क्लासेस के अंदर सर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये काफी लाभदायक होगा। आप इतिहास को अच्छी तरह से समझ पाएंगे और हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है उसकी भी मैं आपको तैयारी कराऊंगा सर, ठीक है ना, समझे। तो हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये बुक के सेंट्रिक हम लोग थोड़ा बहुत ये बुक सेंट्रिक रहेंगे और बुक के बाहर नहीं जाएंगे, उसका ध्यान भी रखेंगे। अब हिस्ट्री को बेसिकली जब हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री बेसिकली लिखने के पीछे का कारण जो है, या हिस्ट्री को लिखा जाता है बेस्ड ऑन द सोर्सेज, ओके ना। तो जब तक आप सोर्सेज को नहीं समझ सकते तब तक आपको हिस्ट्री राइटिंग के अंदर, हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी सर, ठीक है ना। इनफैक्ट यूपीएससी ज्यादातर क्वेश्चंस भी इसी सेंट्रिक पूछता है कि भाई स्रोत क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है, स्रोत बता दीजिए सर, ठीक है। तो इतिहास लेखन में मुख्यतः दो प्रकार के स्रोत काम में आते हैं सर, ठीक है ना। पहला स्रोत है जिसे हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ओके ना, समझे। ये वो सोर्सेस है जो पुरातात्विक आधार के रूप में डिसाइड किए जाते हैं, जिसके बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि कॉइन्स मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, इंस्क्रिप्शंस हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल है, हमारे पास स्केलेटन रिमेन्स अवेलेबल है, बरियल्स अवेलेबल है सर, ठीक है। दिस आर ऑल द प्लेसेस और दिस आर ऑल दी थिंग्स जो फिजिकली हमको हाथ में लगती है सर, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजिकल स्टडीज करते हैं, पैलियोबोटैनिकल स्टडी करते हैं, कार्बन डेटिंग, आपने नाम सुना होगा, C14 करके एक टेक्निक होती है, कार्बन आइसोटोप को बेसिकली एक डिकोड करने के लिए एक प्रकार की टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग को ये पता चलता है कि चीजें कितनी पुरानी है सर, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो सोर्स है वो है लिटरेचर सोर्सेज, ओके ना। लिटरेचर का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे साहित्य के आधारित बहुत सारी चीजें समझ में आती है सर, ठीक है। लिटरेचर बेसिकली कोई किताब हो सकती है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट हो सकती है, राजा का दस्तावेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स, ओके ना। इन दोनों के मिक्सचर के आधारित बेसिकली हम लोग सोर्सेस को स्टडी करते हैं सर, ठीक है ना। सो दिस आर द प्राइमरी थिंग्स थ्रू विच वी अंडरस्टैंड हिस्ट्री। ये दोनों हमारे लिए सबसे प्राइमरी है इतिहास को समझने के लिए सर, ठीक है। अगर इनको नहीं समझा है तो हिस्ट्री हमने अधूरा रख जाएंगे सर, ठीक है ना। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड दिस तो हमको लगेगा कि हिस्ट्री हमारा बहुत अधूरा है और इसी आधारित आपकी चीजें चलती रहती है सर, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री किया गया और हिस्ट्री में जब क्रोनोलॉजिकल स्टडी होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है ना, ये क्रोनोलॉजिकल स्टडी सोर्सेज आधारित हुई। तो सबसे पहला सोर्स जो हमको ह्यूमंस के बारे में जानकारी देता है वो सोर्स को हम लोग बेसिकली स्टोन के रूप में पहचानते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के अंदर इन एंशिएंट इंडिया वी विल सी एन एज कॉल्ड स्टोन एज, ओके। ये एक ऐसा काल था जिसको ऐतिहासिक रूप से हम लोग पत्थर के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि मनुष्यों की उत्पत्ति पत्थरों के विकास के साथ हो रही है। एक्चुअली होता क्या है, with the advent and development of the geological time scale of earth we will find कि the humans will also emerge, है ना। तो हमारा बेसिकली डेवलपमेंट अर्थ के साथ हुआ है। तो बहुत ही लंबा टॉपिक है, बट हम लोग को ये पता चलता है कि स्टोन एज एक ऐसा एज था, इसको हिस्ट्री में प्री हिस्ट्रिक इंडिया के रूप में भी पहचानते हैं। इसको प्री हिस्ट्री क्यों कहते हैं, उसके पीछे का कारण था सर, है ना। वाई दिस पीरियड इज कॉल्ड एज प्री हिस्ट्री, इसके पीछे का एक कारण था। The fundamental reason why it is called as prehistory is because कि यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्सेज अवेलेबल नहीं है सर, ठीक है। ना ही कोई आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है हमारे इसके पास सर, ठीक है ना। वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, ना ही हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल है सर, ठीक है। तो ये एक ऐसा कार्यकाल है इतिहास में जहां हमारे पास ना ही कोई साहित्य का स्रोत अवेलेबल है, क्योंकि लिखना नहीं जानता था ह्यूमंस, या अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमारे पास पुरातात्विक जैसे कि हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो भी अवेलेबल नहीं है सर, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हमको ये जानकारी मिल रही है कि प्री हिस्ट्रिक इंडिया एक स्टोन एज के रूप में है, और इसको हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया है सर, ठीक है। तो एक पार्ट को कहा गया है पैलियोलिथिक पीरियड सर, ठीक है। क्या कहते हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, ये ओल्ड स्टोन एज के रूप में कहा गया है। ये पैलियोलिथिक पीरियड इसके लिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने पत्थर मिलते हैं, मतलब करीबन आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो नहीं करके 5 लाख साल पहले के आपके पास एविडेंसेस आज की तारीख में हमारे पास मिल रहे हैं। 4 लाख साल, 1 लाख ईयर्स अगो, 5 लाख ईयर्स अगो, 4 लाख ईयर्स अगो आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। दूसरा पीरियड आपको देखने को मिलेगा मीसोलिथिक पीरियड सर, ठीक है ना। ये वो पीरियड है जहां इतिहास के अंदर एक ट्रांजिशन स्टेज आता है, जहां हमको ये पता चल रहा है कि पत्थर की साइज, डिजाइन, डायमेंशन बदल गए और थोड़ी लाइफस्टाइल भी हमारी बदलती है सर, ठीक है। और तीसरा पीरियड अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो उसको कहते हैं नियोलिथिक पीरियड सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि वी गेट 3 पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्टोन एज। ये प्री हिस्ट्रिक इंडिया है। अगर आप किताब उठा के देखोगे तो सबसे पहला चैप्टर जो है वो प्री हिस्ट्रिक इंडिया के ऊपर ही डिवाइड किया गया है सर, ठीक है।
सवाल ये है कि इसमें कोई भी प्रकार की मेटल के एविडेंसेस नहीं है, हमारे पास कोई भी मेटल के एविडेंसेस नहीं है। यहाँ जो भी डेवलपमेंट हो रहा था वो पत्थर आधारित हो रहा था। पेलोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक को 3 ट्रांजिशन स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। उसके पीछे का एक बेसिस ये भी देखने को मिलता है कि इस पीरियड के समय पे ये जब तीनों के तीनों पीरियड का डेवलपमेंट हुआ, वहां पे आपको स्केटर्ड साइट्स मिलती है अक्रॉस दी कंट्री सर, ठीक है ना। और ये साइट्स के अंदर से आपको इसकी फीचर्स पता होनी चाहिए कि मनुष्यों की क्या क्या फीचर्स रही है, ह्यूमंस की, जब हमारा डेवलपमेंट हुआ था इस पीरियड के अंदर। हम लोग एनसीईआरटी के क्योंकि एक कॉम्प्रेसिव वे के अंदर सीरीज देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा डेप्थ में नहीं देखेंगे आज के क्लास के अंदर सर, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द स्टोन एज टॉपिक इन अ वेरी सिग्निफिकेंट वे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि इसके लिए अलग से मैं सेशन लूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, उसको जस्टिफाई भी अच्छी तरह से कर पाएंगे सर, ठीक है ना। तो आज हमारा जो जो टॉपिक है वहां से हमको ये पता चलता है कि ये पूरा पूरा जो था ये 5 लाख ईयर्स अगो से शुरू होता है। कितना? 5 लाख ईयर्स अगो से सर, है ना, ये शुरू होगा सर। और 5 लाख ईयर्स अगो से शुरू होते होते इट कंटिन्यूड अप टिल 10,000 बीसी सर, ठीक है, या मैं कहूंगा कि 4000 बीसी तक आपको चलता रहेगा। 4000 बीसी तक आते आते वी विल सी कि बहुत सारे ट्रांजिशंस होते हैं। यहाँ जो स्टोन एज के अंदर मनुष्यों का जो डेवलपमेंट था उसमें खास करके अगर आप देखोगे तो हंटिंग गैदरिंग सबसे प्रोमिनेंट एक्टिविटी हुआ करती थी। उसमें बहुत सारा चेंज हुआ, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, सेटलमेंट्स बनने की शुरुआत हुई, लोग बेसिकली खाने पीने की जगह भटकने की काम करते हैं और कहते हैं कि खेती करते हैं, और छोटी मोटी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बढ़ावा हुआ। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का बढ़ावा हुआ, ऑल दिस थिंग लेड द फाउंडेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अर्बन इकोनॉमी सर, ठीक है। और यही अर्बन इकोनॉमी को बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि समवेयर अराउंड 2500 बीसी के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड तक आते आते वी विल सी कि आज के इंडस और उसके आजू बाजू एरिया के अंदर हमको ये जानकारी मिल रही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। तो हमारा जो बेसिकली ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, अगर आप अपनी किताब उठा के देखोगे एनसीईआरटी को, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को, उसके चैप्टर नंबर 1 के 1.4 नंबर का टॉपिक है सर, है ना। उसमें चैप्टर नंबर 1 नहीं है बट द टॉपिक नंबर इज 1.4, है ना, समझे आप लोग, ओके। तो इफ यू गॉट द न्यू वर्जन ऑफ तमिलनाडु बुक, अगर आपके पास तमिलनाडु बोर्ड की नया वर्जन कोई अवेलेबल है, तो इसमें आपको बेसिकली ये चैप्टर नंबर 1 मिलेगा, उसका टॉपिक नंबर 1.4 मिलता है सर। कौन सा है टॉपिक? द नेम ऑफ द टॉपिक इज टॉपिक नंबर 1.4, और इसके अंदर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानकारी मिलती है सर, ठीक है ना। तो हम लोग बेसिकली आज के क्लास के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करने वाला है इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये क्या है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहां से कहां तक है और किस तरह से निकल के आया था, इसकी क्या बेसिस है सर, ठीक है ना। तो 5-6 पॉइंट्स के ऊपर हमारी चर्चा रहेगी, इसकी खासियत क्या है इसके ऊपर भी देखेंगे और ओवरऑल इसके बेसिस के रूप में समझेंगे सर, ठीक है। तो इसमें 5-6 प्रकार के प्रश्न हैं जो मैंने टॉपिक्स के हिसाब से उसको कोडिफाई किया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक आता है कि व्हाट इज इट, ये क्या है सर, ठीक है। दूसरा आता है कि ये कैसे शुरू हुआ, हमको कैसे पता चलता है सर, ठीक है ना। इसके पीछे की क्रोनोलॉजी कैसे है सर, है ना, ये कहां तक फैला हुआ था सर, है ना। और पांचों आपको देखने को मिलेंगे इसके फीचर्स। तो व्हाट विल डू कि विल डिवाइड दिस होल एरिया और दिस होल सब्जेक्ट इनटू मल्टीपल एरियाज, मल्टीपल टॉपिक्स। इसके आधारित हम लोग समझते हैं कि क्या कहानी है सर, ठीक है। अब भारत के अंदर आर्कियोलॉजिकल रिसर्च की शुरुआत हो गई थी 1780s के दौर में। अगर आप भारतीय इतिहास को देखोगे ना, तो बेसिकली एक संस्था बनती है 1780 के दौर में, जिसे हम लोग कहते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर, है ना। ये एशियाटिक सोसाइटी अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के अंदर बनी होती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स वी कैन सी सर, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में विलियम जोन्स करके एक व्यक्ति होता है, इसने इसकी स्थापना की थी सर, ठीक है ना, भारत के अंदर। अब विलियम जोन्स चाहता था कि भारतीय इतिहास में भारतीय रिसर्च हो, भारतीय इतिहास में जो बेसिकली जो वेद है, जो पुराण है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, उसके रिलेटेड डेवलपमेंट हो, उसके रिलेटेड आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स का भी डेवलपमेंट हुआ। बट सवाल ये था कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में लोग जानते नहीं थे, क्योंकि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में किसी ने लिखा नहीं था, नो वन हैड रिटन अबाउट दैट सर, ठीक है। सो दे वर रिसर्चिंग अबाउट इंडिया, दे वर रिसर्चिंग अबाउट द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन फिलोसफी, बट द ओनली प्रॉब्लम वाज दैट कि दे डिड नॉट नो कि भाई यहाँ इंडियन आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो इनके पास वो नॉलेज नहीं था जहां इंडिया के बारे में ये कुछ जानते हो सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो हुआ क्या कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को किसी ने ध्यान में नहीं दिया सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो ओरिजिन फेज है उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि ये कैसे डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो 1826 में सबसे पहली बार आपको ये जानकारी मिलेगी कि एक ब्रिटिश ऑफिशियल था जिसका नाम था चार्ल्स मैसन सर, ठीक है।
चार्ल्स मैसन बेसिकली 1826 के अंदर आज के हड़प्पा वाले साइट्स में गया होता है सर, ठीक है, जहां से इसकी डेवलपमेंट हुई। अब आपको भी पता है कि इंडस सिविलाइजेशन का जो बेसिस है सर, ठीक है, वो कहां से कहां तक मिलता है सर, ठीक है। सो इफ यू सी द टाइमलाइन और द ज्योग्राफिकल, आई वुड से नॉन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, द इंडस सिविलाइजेशन इज एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस एरिया सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। So we will find कि the Indus civilization is actually based on this areas. Okay, the spread of the Indus civilization can be based into this areas. The only issue was that कि no one was aware about the literature of the Indus civilization, क्योंकि किसी ने साहित्य में इसको मेंशन ही नहीं किया है। इसके बारे में जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हमको देखने को मिल रही थी, ये आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स को लोगों ने डिक्लाइन कर दिया था और इग्नोर कर दिया था सर, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चार्ल्स मैसन करके एक भाई गए होते हैं सर, इनका नाम याद रखिएगा, कभी कभी यूपीएससी आपको पूछ देगा कि ये कौन था सर, ठीक है ना, समझे। अब ये क्यों गया था आज के हड़प्पा वाले रीजन के अंदर, उसके पीछे की कहानी आपको मिलती है सर, ठीक है। हड़प्पा वाले रीजन में ये पंजाब में गया होता है क्योंकि ही वांटेड टू लर्न अबाउट अलेक्जेंडर सर, ठीक है ना। तो इसको चर्बी थी कि अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ के आऊंगा सर, ठीक है। अब अलेक्जेंडर कौन था, आपको भी पता है कि प्राचीन भारत के अंदर सिकंदर करके एक राजा था अलेक्जेंडर, जो अराउंड 327 बीसी में भारत के ऊपर आक्रमण करने आया होता है सर, ठीक है। बट अलेक्जेंडर के आक्रमण के दौरान हमको ये एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं कि जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ, ये इन्वेजन के कंटेम्प्रेरी पीरियड के समय पे हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें इनफैक्ट है ना क्लियर नहीं थी कि वो कहां पे एग्जैक्टली घुमा था। तो चार्ल्स मैसन वांटेड टू लर्न अबाउट अलेक्जेंडर और इसके लिए उसने यहाँ पे विजिट किया था, बट उसने डिस्कार्ड कर दिया। उसके बाद एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिशियल था जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स, ओके है ना। इसको बर्न्स मिशन के साथ भी जोड़ा गया है, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। ये बर्न्स मिशन लेटर ऑन अफगानिस्तान के लिए तैयार किया जाता है और इसने आमरी करके एक शहर को विजिट किया था सर, ठीक है। आमरी इज अ सिटी इन सिंध ओनली सर, है ना, ये सिंध के अंदर है। ये भी इंडस सिविलाइजेशन की साइट हुआ करती थी, याद रखेगा सर, ठीक है ना। तो बेसिकली अलेक्जेंडर बर्न्स गया है, अलेक्जेंडर बर्न्स को बेसिकली याद रखा जाता है बर्न्स मिशन के लिए। उसने भी सिंध के बारे में बेसिकली कुछ कुछ लिखा था, बट उसने भी ध्यान नहीं दिया सर, है ना, समझे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलेक्जेंडर कनिंघम करके एक ऑफिशियल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो आर्मी के अंदर इन्वॉल्व था। ही वाज पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ब्रिटिश आर्मी सर, ठीक है। और बेसिकली ये बंगाल आर्मी रेजिमेंट्स के अंदर जुड़ा हुआ था, आर्मी इंजीनियरिंग कॉर्प्स के अंदर। उसको किसी ने एक सील दिया था, सील समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर सील हुआ करता था, ये स्क्वायर सील को किसी ने दिया उसको और कहा कि सर ये सील को देखिए, इसके अंदर कुछ राइटिंग्स है, ये राइटिंग्स को देख के मुझे लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है सर, ठीक है ना। बट ज्यादा उतना ध्यान नहीं दिया गया क्या होगा सर, ठीक है। उसको किसी ने ईंट भी दी थी उस पीरियड में, देयर वाज अ ब्रिक व्हिच वाज आल्सो गिवन बाय द लोकल पीपल एंड द ऑफिशियल सर, ठीक है। बट इन्होंने ध्यान नहीं दिया जाता है सर, ठीक है। कारण यह था कि द ब्रिटिश वर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट इंडियन हिस्ट्री व्हेन इट कम्स टू नॉन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस और नॉन लिटरेरी एविडेंसेस, ओके ना। अंग्रेजों को भारत में उसी चीज ढूंढनी थी जैसे आर्यों का इन्वेजन, जैसे उनको ढूंढना था कि भारत में कैसे बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हुआ। उनको ये देखना था कि भारत में कौन से चाइनीज पिलग्रिम्स आके गए हैं। चाइनीज पिलग्रिम्स के बारे में आपको जानकारी होगी सर, ठीक है, कि एक से अधिक चाइनीज पिलग्रिम आए होते हैं। ह्यूएन सांग आता है, इत्सिंग आया होता है, फाहियान आया होता है। उन्होंने किन किन प्लेसेस के बारे में लिखा है, तो स्तूप के बारे में, तो इसके बारे में इन्होंने ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया सर, ठीक है। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ओवर पीरियड ऑफ टाइम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना करता है, एएसआई सर, ठीक है, याद रखेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इज नोन एज द फर्स्ट सर्वेयर ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे, बट उसने डिस्कार्ड कर दिया था। उसने इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस को डिस्कार्ड कर दिया था। ऊपर से ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार ने ये अपनी जो रेलवे लाइंस बनाई थी ना आज के पंजाब के अंदर सर, ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन की ईंटें उठा उठा के रेलवे में डाल दिया इन्होंने सर, ठीक है ना। मतलब आप देखिए चोरी और ऊपर से सीना जोरी सर, है ना। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत की ईंटें, जो इंडस सिविलाइजेशन की जो साइट्स के अंदर की जो ब्रिक्स अवेलेबल थी, उन सबको उठा के इन्होंने रेलवेज में डाल दिया कि भाई कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे सर, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि किस प्रकार की बदमाशी अंग्रेजों के द्वारा की जाती है, जिसके थ्रू इंडस सिविलाइजेशन का बेस बनता है सर, ठीक है। बट लेटर ऑन 1920s के दौरान 1920 के दशक में हमको ये जानकारी मिल रही है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एक और व्यक्ति जुड़ा हुआ था जिसका नाम था जॉन मार्शल। ये जॉन मार्शल ने बेसिकली इसके ऊपर रिसर्च करवाया और दो व्यक्ति इंडियन मूल के थे सर, ठीक है ना। आरडी बनर्जी नाम याद रखेगा, और दूसरों का नाम था रखलदास बनर्जी और दूसरे का नाम था दयाराम साहनी सर, ठीक है। वी विल सी कि दयाराम साहनी एंड आरडी बनर्जी बिकेम द टू इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। इन दोनों के द्वारा बेसिकली रिसर्च किया गया हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अंदर, और उसके बाद और रिसर्च होता है। व्हीलर जैसे लोग आते हैं आपको मिलते हैं, जिन्होंने अल्टीमेटली पूरी दुनिया को बताया कि भाई हमने एक नई डिस्कवरी की सर, ठीक है ना। अब इनमें से क्या याद रखना है,
जॉन मार्शल ने 1924 में पूरी दुनिया को बताया था कि भाई यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन की डिस्कवरी हो चुकी है। 1921 के दौरान ही आर.डी. बनर्जी और अखिलदास दयाराम साहनी सर, ठीक है, इन दोनों के द्वारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों का डिस्कवरी हो चुका है सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में पिक्चर क्लियर हो गया है कि भारत के अंदर भी एक आर्कियोलॉजिकल बहुत ही पुरानी सभ्यता थी, इसको इंडस सिविलाइजेशन कहा गया। अब इसको इंडस क्यों कहा गया, उसके पीछे की कहानी आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। इसको इंडस कहा गया, उसके पीछे का एक कारण अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ये सिंधु नदी के किनारे आपको मिलती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो व्हेनेवर वी विल सी द सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वी विल कम टू नो कि दे आर लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना, समझे। तो हमको ये पता चलता है कि ये सिंधु नदी के किनारे है। ज्यादातर साइट्स अगर आप समझने की कोशिश करोगे, जैसे मोहनजोदड़ो है, गनेरी वाला है सर, ठीक है, हड़प्पा आपको देख जाता है, हड़प्पा थोड़ा रावी नदी के किनारे आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। बट ये बेसिकली कहानी आपको मिलेगी जो उस पीरियड के अंदर ज्यादातर साइट्स पाकिस्तान में थी, कुछ कुछ साइट्स भारत के अंदर भी है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि बिकॉज दे वर लोकेटेड ऑन द इंडस रिवर दे वर कॉल्ड एज द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कहां से कहां तक फैला हुआ है। दूसरा, ये इंडस सिविलाइजेशन को भारतीय इतिहास में क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि इसको कहते हैं द फर्स्ट फेज ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इंडस सिविलाइजेशन की खासियत ये है कि ये फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन को भी दर्शाता है सर, ठीक है ना, समझे। सो इट एक्चुअली सिग्निफाइज द फर्स्ट अर्बन रिवॉल्यूशन सर, है ना। ये अर्बन रिवॉल्यूशन की कहानी आपको देखने को मिलेगी जहां हम लोग को ये पता चलता है कि ये शहरी क्रांति को दर्शाएगा सर, ठीक है, जहां शहरों का निर्माण आपको देखने को मिलता है। वी कम टू नो अबाउट हाउ द सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, वी विल सी कि इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, खेती के ऊपर ही अर्थव्यवस्था नहीं होती है, द एग्रीकल्चर वाज नॉट बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर साइड सर, ठीक है ना, मतलब द इकोनॉमी वाज नॉट बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर साइड। ये सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको इसमें से 5-6 चीजें याद रखनी है। पहला तो ये क्या है कि ये फर्स्ट अर्बनाइजेशन है। दूसरा ये है कि भाई ये शुरू कैसे हुआ था, तो शुरू होने के पीछे मैंने आपको बताया कि इसमें अलग अलग बेसिस है। 1920s में इसकी शुरुआत हुई एग्जैक्टली डिस्कवरी में। सबसे पहली विजिट तो 1826 में हो गई है चार्ल्स मैसन के द्वारा सर, ठीक है। तो मैसन हैड ऑलरेडी विजिटेड बट ही डिड नॉट केयर अबाउट कि क्या था ये। अगर मैसन ने इसके ऊपर ध्यान दे दिया होता तो हो सकता था कि हमको 1820 1830 के बारे में पता चल जाता कि इंडस सिविलाइजेशन कितना पुराना है सर, ठीक है। जैसे आप देखिए कि अशोक के बारे में आपको जानकारी होगी। अशोक के बारे में हमारे पास सबसे मेन एविडेंसेस और सबसे मेन जो फाइंडिंग्स हमको मिले हैं अशोक में, उसमें 1837 से ही हमको एविडेंसेस मिल गए कि अशोक करके एक राजा था सर, है ना। 1837 में जेम्स प्रिंसेप करके एक ऑफिशियल था जिसने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डेसिफर कर दिया और उसने कहा कि ये प्रियदर्शी ही अशोक है और अशोक ही प्रियदर्शी है सर, ठीक है ना। सो वी विल सी दैट ये जो बेसिस बन के आया है, इसमें हमको एक चीज बहुत क्लियर रख देनी चाहिए कि कंटिन्यूअसली ये जो अलग अलग प्रकार के जो शासक थे इनके द्वारा कुछ ना कुछ ट्रेसेस रह गए थे, पर इन्होंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया सर, ठीक है। तो पहली चीज तो हमको ये पता चलती है कि ये कैसे शुरू हुआ, हाउ इट ऑल बिगेन, और इसकी डिस्कवरी कैसे होती है सर, है ना, समझे। तो पहली बात तो हम लोग ये कहते हैं कि इट वॉज द अर्बन सिविलाइजेशन सर, ठीक है। पहली बात तो हम ये कहते हैं कि इट वाज द अर्बन रिवॉल्यूशन इन द कंट्री। ये अर्बन रिवॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाता था सर, ठीक है। इसमें अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है। ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन की भी खासियत आपको पता होगी कि इसमें बहुत बड़ी मात्रा में पॉपुलेशन थी, है ना, ह्यूज पॉपुलेशन साइज आपको मिलती है। मोहनजोदड़ो के अंदर तो ऐसा कहता है कि 25-30 हजार से ज्यादा लोग रहते थे सर, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर ज्यादातर अगर आप देखोगे तो इनका बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती थी, खास करके मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर से सर, ठीक है। तो आज के जितने भी शहर है वो शहरों के अंदर भी हमको ये चीज मिलेगी। हमको ये भी पता चल रहा है कि इनके यहाँ पे हाई डेंसिटी, काफी बड़ी मात्रा में डेंसिटी, शहरों की जो आबादी है काफी घनता वाली थी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल सी कि ऑल दिस फीचर्स एक्चुअली हाइलाइट्स एंड सिग्निफाइज द बेसिस थ्रू विच द इंडस सिटीज हैड इवॉल्व्ड सर, ठीक है ना, समझे। तो हमको ये पता चलता है कि आज के नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया और कुछ कुछ रीजन्स पाकिस्तान के अंदर 3rd मिलेनियम बीसी के आसपास हमको यहाँ से डेवलपमेंट मिलेगा सर, ठीक है। सबसे पहली साइट हड़प्पा के अंदर से मिलती है, इसके लिए इसी रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गरीबों पर। आज की तारीख में हम लोग ये कह सकते हैं कि 1000 से ज्यादा साइट्स अवेलेबल है। कितनी?
1000 प्लस साइट्स आर अवेलेबल इन इंडिया सर, ठीक है, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों मिला के सर, ठीक है। इनिशियली हड़प्पा के अंदर से मिली थी, इसके लिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं या इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इनिशियल जो साइट्स थी वो कहां पे लोकेटेड थी, दे वर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ इंडस सर, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया। तब तो भारत और पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो पाकिस्तान का विभाजन तब नहीं हुआ था, भारत से वो अलग नहीं हुआ था सर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी साइट्स मिल रही है वो सब यहाँ पे ज्यादा मिल रही है। आज की तारीख में ऐसी कहानियां हैं कि विभाजन होने के बाद भी, इवन आफ्टर द पार्टीशन सर, ठीक है, इंडिया सेंट्रिक साइट्स में आपको ज्यादा चीजें मिलेगी सर, ठीक है। और अभी हमारे पास एविडेंसेस है कि इंडिया में नंबर ऑफ साइट्स आर मोर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब सवाल ये है कि इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेड कहां से कहां तक था और किन फेजेस में ये बन के आया सर, ठीक है। तो याद रखेगा कि पूरा का पूरा इंडस सिविलाइजेशन जो है, पूरा का पूरा इंडस सिविलाइजेशन जो है सर, ठीक है, उसको अगर क्रोनोलॉजिकली हम लोग डिवाइड कर देते हैं, अगर हम लोग इसको क्रोनोलॉजिकली डिवाइड कर देते हैं, तो करीबन 2600 बीसी से ये शुरू हुआ है, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस का मानना है, एंड इट गोज अप टिल 1800 बीसी सर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी और वेरिएशंस मिलेंगे ऑथर्स के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, देयर कैन बी मल्टीपल ओपिनियंस कि एग्जैक्टली ये कब ओरिजिन हुआ था सर, ठीक है ना, समझे। बट मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको इस पीरियड के अंदर डेवलपमेंट मिलेगा। इनफैक्ट यहाँ जितनी भी साइट्स आपको मिलती है वो एक साथ नहीं बन के आई है सर, ठीक है। तो आपको भी पता होगा कि इंडस सिविलाइजेशन में बहुत सारी साइट्स बन के आई थी सर, ठीक है ना। जैसे आपको पता होगा कि एक शहर है बेसिकली जिसका नाम है हड़प्पा सर, ठीक है। हड़प्पा के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको नाम देखने को मिलेगा मोहनजोदड़ो सर, ठीक है। मोहनजोदड़ो के साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको यहाँ पे एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं, वो है राखीगढ़ी के सर, ठीक है। राखीगढ़ी के साथ साथ अगर आप समझोगे तो आपको आमरी करके एक शहर देखने को मिलेगा सिंध के अंदर। वी विल फाइंड गनेरीवाल, गनेरीवाल इज इन द चोलिस्तान रीजन ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर सर, ठीक है, थार डेजर्ट वाले रीजन के अंदर। ये आपको धौलावीरा करके एक शहर देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। आपको लोथल करके एक शहर देखने को मिलता रहता है सर, है ना। तो आपको बहुत सारे शहर आपको इस पीरियड के अंदर से मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई एक शहर है या कोई एक सिटी है सर, ठीक है। आपको आज के महाराष्ट्र के बॉर्डर तक आपको दैमाबाद करके शहर देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे सिटीज देख पा रहे हैं, जैसे आज के जम्मू के अंदर मंडा करके एक जगह आपको मिल जाती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आज के अफगानिस्तान में आपको शोटुगाई करके एक जगह देखने को मिलेगी। शोटुगाई इज अ प्लेस इन द अफगानिस्तान रीजन सर, ठीक है ना, समझे। तो दिस इज दी मैप ओनली फॉर द आउटलाइन पर्पस, है ना, ये खाली रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको समझा रहा हूँ। डोंट टेक इट इन अ लिटरल सेंस, ओके, है ना, इसको लिटरल सेंस में लेने की जरूरत नहीं है, खाली समझने के लिए है कि कैसे इस पीरियड में इनका डेवलपमेंट हुआ था सर, ठीक है। अब सवाल ये है कि क्या ये सब एक ही टाइम के ऊपर डेवलप हुए थे या इनकी क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हुई है सर, ठीक है। अब इंडस सिविलाइजेशन के ये जितने भी शहर आप देखते हो ना सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, वो 3-4 फेजेस के अंदर डेवलप होते हैं सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो कुछ कुछ शहर जो थे वो प्री हड़प्पन फेज में बन गए थे सर। प्री हड़प्पन का मतलब है कि हड़प्पा के पहले नियोलिथिक पीरियड चल रहा था और चैल्कोलिथिक पीरियड चल रहा था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो जो नियोलिथिक चैल्कोलिथिक पीरियड से निकल के आए हैं उनको प्री हड़प्पन कहते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आता है, इसे हम लोग कहते हैं अर्ली हड़प्पन फेज सर, ठीक है ना, कि जो प्रारंभिक हड़प्पन कार्य है, तो इसको तो हटा ही देते हैं हिस्टोरियंस, इसको तो मानते ही नहीं है कि ये तो हड़प्पन था, क्योंकि हड़प्पा के पहले था। अर्ली हड़प्पन कुछ कुछ शहर मैच्योर पीरियड के अंदर बन के आए थे और कुछ कुछ शहर लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर बन के आए थे सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो अर्ली हड़प्पन के अंदर हमको मिलता है आमरी जैसे शहर, हमको मिलते हैं कोटदीजी जैसे शहर सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। वो और पीरियड ऑफ टाइम आपको मोहनजोदड़ो जैसे शहर देखने को मिलेंगे, कालीबंगन जैसे शहर देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। तो दे वर नोन एज द मैच्योर हड़प्पन पीरियड सर, ठीक है ना, ये सब मैच्योर पीरियड के अंदर बनते हैं। एंड वी विल सी ओवर पीरियड फ्रॉम लेट हड़प्पन पीरियड आया, लेट हड़प्पन पीरियड के अंदर लोथल जैसे शहर मिलेंगे। तो आपको इस चीज के अंदर एक चीज की बहुत क्लियर कट क्लैरिटी होनी चाहिए कि जितने भी शहर बने हैं ये शहरों का निर्माण रातों रात नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात हमको ये भी इसके अंदर से याद रखना है कि बिकॉज ये रातों रात नहीं हुआ है, तो कुछ पहले हुए थे, कुछ बाद में हुए थे और कुछ लेट होते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो यहाँ ये किताब के अंदर बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग टाइमलाइन दिया गया है सर, है ना, अगर आप देख पा रहे होंगे सर, ठीक है। तो ये ग्राफिक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करवाने की कोशिश की गई है कि शुरुआती दौर के समय पे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, जो 3000 से लेके 2600 तक का जो पीरियड था जिसको अभी मैंने आपको समझाया, इसको बेसिकली हिस्टोरियंस ने अर्ली हड़प्पन पीरियड को कहा गया है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अर्ली हड़प्पन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां पे हमको पता चल रहा है कि अभी स्मॉल सेटलमेंट्स थे सर। स्मॉल सेटलमेंट्स का मतलब यह है कि अभी ज्यादा विकास नहीं हुआ था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
अभी आप देखोगे तो मैं कहूंगा कि रूरल इकोनॉमीज का ही डेवलपमेंट हो रहा था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। और छोटे छोटे मैं कहूंगा कि स्मॉल स्मॉल टाउन्स का भी डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई थी, पर जो आज के बड़े शहर आपको देखने को मिलते हैं वो नहीं मिलते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो पूरा स्टेज है वो मैच्योर हड़प्पन पीरियड के अंदर ट्रांजिट में चला गया सर, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन फेज को ही हम लोग अर्बन फेज के रूप में पहचानते हैं, और इसी पीरियड के अंदर हम लोग इतिहास में ये कहते हैं कि देयर वाज अर्बन रिवॉल्यूशन सर, ठीक है ना, कि जो शहरी क्रांति का जो पीरियड था ना, मैंने आपको बताया सर, ठीक है, ये जो शहरी क्रांति का अर्बन रिवॉल्यूशन जिसे कहते हैं, अर्बन फेज के रूप में पहचानते हैं, उसको कहते हैं सर, ठीक है। इसमें ज्यादातर शहरों का निर्माण हुआ, हड़प्पा का निर्माण हुआ, कालीबंगन का निर्माण हुआ, राखीगढ़ी का निर्माण हुआ, मोहनजोदड़ो का निर्माण हुआ, चाणूदड़ो का निर्माण हुआ, वो सब इसी पीरियड में हुआ, 2000 से 1900। और 1900 से लेकर 1700 तक का जो पीरियड है, दिस इज कॉल्ड एज लेट हड़प्पन फेज। इस पीरियड में इनका डिक्लाइन हो रहा था सर, ठीक है, इंडस के ज्यादातर शहरों का डिक्लाइन हो रहा था। इसमें भी कुछ कुछ सेटलमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जो नए बन के आए सर, ठीक है ना। ये नए सेटलमेंट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको लोथल जैसा सिटी देखने को मिलेगा, जो लेट पीरियड के अंदर 1800 बीसी के आसपास निकल के आया है सर, ठीक है। तो इसको लेट हड़प्पन इसके लिए कहते हैं क्योंकि अब अर्बन फेज धीरे धीरे टूट रहा था। ये टूटने के बहुत सारे कारण भी थे, देयर वर मल्टीपल रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द अर्बन फेज। अब कभी इसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, खाली याद रखेगा कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये टाइमलाइन को भी थोड़ा बहुत समझ जाइएगा, क्योंकि ये टाइमलाइन के ऊपर से कभी कभी क्या है कि रैंडम क्वेश्चन आता है, इसमें एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है, बट आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि मैच्योर हड़प्पन फेज जो है ना वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी पीरियड के समय पे सबसे मैक्सिमम अर्बनाइजेशन होता है। मैच्योर हड़प्पन पीरियड के समय पे ही हमको यह पता चलता है कि शहरी क्रांति जिसे हम लोग अर्बन रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं उसका डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड द इंडस सिविलाइजेशन। और इस बेसिस के रूप में हम लोग जब हड़प्पीय सभ्यता को ओवरऑल समझते हैं तो इतनी बात हमको क्लियर हो जानी चाहिए सर, ठीक है। तो हमने अभी तक इसको देखा है कि कैसे ये ज्योग्राफिकली फैला हुआ है सर, ठीक है, कैसे ये बिगैन हुआ है, इसकी शुरुआत की थी, इसमें कौन से फेजेस थे, और इसके पीछे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे निकल के आया सर, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो कमेंट सेक्शन के अंदर यस सर लिख दीजिएगा कि क्या डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा बहुत आगे चलते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफी में कहां से कहां तक ये फैला हुआ था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि लेट अस ड्रॉ मैप सर, है ना, ये मैप के थ्रू ही सारी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हम लोग हड़प्पीय सभ्यता को सब समझने की कोशिश करेंगे तो करीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा विस्तार इसके अंदर से कवर था सर, ठीक है, कितना, इट वाज मोर देन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ओके। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ ह्यूज द ज्योग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज सर, ठीक है ना। सो इसकी अगर आप नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर देखोगे तो एक जगह देखने को मिलती है शोरटूगाई सर, है ना, शोरटूगाई याद रखेगा सर, ठीक है। शोरटूगाई इज अ प्लेस इन अफगानिस्तान सर, है ना, ये आज के अफगानिस्तान में आई हुई जगह है सर, ठीक है। ये शोरटूगाई नाम की जो जगह है ये आज के मॉडर्न डे, इसको थोड़ा रब कर देते हैं, नए से कर देते हैं, चलिए सर, ठीक है ना, समझे। लेट्स रब दिस आउट, ओके, है ना, फिर से नई तरह से करेंगे सर, थोड़ा मैप नीचे ड्रॉ करके। चलिए सर, ठीक है। तो कहानी क्या थी, व्हाट वाज द स्टोरी लाइन, हाँ, द स्टोरी लाइन गोज ऑन टू से कि हाउ द इंडस सिविलाइजेशन हैड इवॉल्व्ड सर, ठीक है। तो जब हम लोग इंडस सिविलाइजेशन का ओरिजिन देखते हैं तो एक तो पहले तो आपको यहाँ पे शोरटूगाई करके जगह देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना। ये जो शोरटूगाई करके जो जगह है, ये जगह का इंपॉर्टेंस ये है कि यहां से शुरू हुआ था इन द नॉर्थ वेस्ट एरा, मतलब दिस वाज एन आउटपोस्ट। आउटपोस्ट समझ में आता है कि नहीं आता सर, ठीक है। आउटपोस्ट का मतलब यह है कि हड़प्पीय सभ्यता के लोग यहाँ पे परमानेंटली नहीं रहते थे, पर व्यापार करने के लिए आपको मिल जाएंगे सर, ठीक है। उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे, आज के बलूचिस्तान में आपको सुक्ता जेंडोर करके एक जगह देखने को मिलेगी सर, ठीक है, सुक्ता जेंडोर सर, ठीक है, इट इज लोकेटेड इन बलूचिस्तान, इट इज ऑन दी सिंध कोस्ट, है ना, ये मकरान के समुद्र किनारे के ऊपर आपको मिल जाती है सर, ठीक है। नीचे देखोगे तो आपको दईमाबाद करके एक जगह देखने को मिलेगी। दईमाबाद इज अ प्लेस इन महाराष्ट्र जो इसकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड को दर्शाता है सर, ठीक है। इसी तौर के ऊपर अगर आप ऊपर की तरफ चले जाओगे तो आपको जम्मू में मंडा करके एक जगह देखने को मिलती है, मंडा सर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस प्लेस कॉल्ड एज मंडा, मंडा इज नियर जम्मू सर, ठीक है ना, समझे। तो इट इज ऑल्सो द रीजन वेयर द इंडस साइट्स एंड द लोकेशंस एंड द इंडस सेटलमेंट्स कैन बी सीन सर, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज के मेरठ वाले रीजन के अंदर सर, है ना, मेरठ नाम के रीजन के अंदर आलमगीरपुर करके एक जगह है सर, ठीक है। कौन सी जगह है, आलमगीरपुर सर, ठीक है। आलमगीरपुर इज अ प्लेस जहां पे हमको एविडेंसेस देखने को मिलते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर की आपको लोकेशंस मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इट इज नियर वेस्टर्न यूपी, ये मेरठ के पास आपको जगह देखने को मिलेगी सर, ठीक है। अब जब इन सब को हम लोग क्लब करते हैं और वी एक्चुअली सी द प्लेसेस, ओके, तो इस बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पीय सभ्यता
कितने विस्तार में फैली हुई है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो दिस इंक्लूडेड द टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नॉर्थ के रीजन्स में गुजरात आ जाता है, रीजन्स ऑफ राजस्थान up till Haryana, up till the western UP, up to Jammu as well, and also in the northwest part we'll find the regions of Shotu guys, sir, ठीक है ना। तो करीबन 12 या आप पकड़ के चलिए 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा सर, ठीक है ना। we will find कि more than 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा विस्तारों के अंदर बेसिकली हमको ये जानकारी मिल रही है कि हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी सर, ठीक है ना, समझे। तो काफी बड़ा विस्तार आपको यहाँ से मिलेगा। इसकी मेन लोकेशंस याद रखेगा कि ये कहाँ जोग्राफिकली स्प्रेड हुआ है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो शोटुगाई इज इन अफगानिस्तान, इट वाज एन आउटपोस्ट, याद रखिएगा। आउटपोस्ट का मतलब क्या है कि ये एक व्यापार का मथक था जहां पे हड़प्पन्स रहते थे सर, ठीक है। आलमगीरपुर इज नियर दी उत्तर प्रदेश, इट इज इन द ईस्टर्न पार्ट सर, ठीक है ना। तो ये वेस्टर्न यूपी के अंदर आया है। मेरठ के पास आपको जगह देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तीसरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको दईमाबाद देखने को मिलेगा सर, आज के महाराष्ट्र में, दक्खन के अंदर सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि वहां पे आपको मिलता है सुक्ता जेंडोर, ये आपको वेस्टर्न कोस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, ये मकरान के समुद्र किनारे ऊपर आया हुआ है सर, ठीक है। और बेसिकली मैंने आपको बताया कि एक और जगह नॉर्थ में आप इंक्लूड कर सकते हो, मंडा वाज अ प्लेस नियर जम्मू सर, ठीक है ना। तो ये जम्मू के पास आई हुई जगह है और इससे ही हमको समझ में आता है कि इसकी बाउंड्री कितनी बड़ी थी, इंडस सिविलाइजेशन के लोग कहां से कहां तक रह रहे थे, उनकी ज्योग्राफिकल स्प्रेड कितनी रहती है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, सो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में इसकी शुरुआत हुई। ये शुरुआत के अंदर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि ये 2 फेज के अंदर मिलते हैं सर, है ना। पहले अर्ली हड़प्पन फेज, जिसको अभी हमने आपको डिस्कस करवा के बताया कि अर्ली हड़प्पन फेज कैसे बन के आया सर, ठीक है ना। तो कहाँ गया सर भाई, वो स्लाइड कहाँ गई, ये रही सर, ठीक है ना। अर्ली हड़प्पन फेज जहां सिटीज में नहीं रह रहे थे, रूरल सेटलमेंट से गांव में रह रहे थे। उसके बाद मैच्योर हड़प्पन फेज आया। ये मैच्योर हड़प्पन फेज को ही अर्बन रिवॉल्यूशन, शहरी क्रांति के साथ भी हम लोग जोड़ते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बेसिस के रूप में आपको आइडिया रहना चाहिए कि अर्ली हड़प्पन फेज की खासियत क्या है, मैच्योर हड़प्पन फेज की खासियत क्या है सर, ठीक है। मैच्योर हड़प्पन फेज ही था जहां अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हो रहा था। अर्ली हड़प्पन फेज था जहां गांवों की फाउंडेशन हो रही थी। ऐसे ही होता है ना सर, ठीक है। जो कल का गांव है वो आज का शहर है सर, ठीक है। आज का शहर है वो कल का मेगा सिटी बन जाएगा सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो यही कहानी है सर सिटीज की डेवलपमेंट की भी। चलिए, तो आप बेसिकली दुनिया के इतिहास में कोई भी शहरों का निर्माण देखिए सर, ठीक है ना। व्हेन यू सी द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू विल फाइंड वन थिंग वेरी कॉमन, जहां पे हमको ये जानकारी मिल रही है कि कंटिन्यूसली जो भी शहरों का निर्माण हुआ है, टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है, वो गांवों से ही होता है सर, है ना। तो जो कल तक बेसिकली सिटीज थे या कल तक के जो विलेजेस थे, वो हमको जानकारी मिल रही है कि ऑटोमेटिकली वो गांवों के ट्रांसफॉर्मेशन से ही निकल के आया है सर, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं इंडस सिविलाइजेशन के अंदर और इनके शहरों के फीचर्स को देख लेते हैं। लेट अस ट्राई टू सी द फीचर्स ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कि इनके शहरों की खासियत क्या थी सर, ठीक है ना, समझे। अब यहां से सवाल बहुत आएगा सर, ठीक है ना, समझे। तो एक तो ये मैप अच्छी तरह से आप ड्रॉ कर दीजिएगा, अगर नहीं किया तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि हाउ द आउटलाइन मैप, है ना, समझे कि नहीं समझे। दिस इज द मैप विच इज नॉट कंसर्न्ड विद द करंट मैप। ओके, दिस इज द आउटलाइन मैप और अ थीमेटिक मैप ऑफ द प्लेसेस, जहां पे आपको आइडिया रहना चाहिए कि इंडस सिविलाइजेशन कहां से कहां तक फैला हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये 4-5 लोकेशंस पूछ दीजिएगा सर, है ना। यूपीएससी कभी कभी आपको पूछेगा फ्रॉम गोइंग टूवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हुए, या फ्रॉम गोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, है ना, ईस्ट से पूर्व से पश्चिम की तरफ आते हुए, from going from south to north, which of the following places are correct as per the chronology, है ना, समझे कि नहीं समझे। आपको क्रोनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछा जा सकता है। फिर इसमें छोटे छोटे सिटीज भी आपको बीच में मिल जाएंगे सर, ठीक है। जैसे गुजरात में आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे। या गुजरात के अंदर ही अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको लोथल देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना। ये दोनों की दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि धोलावीरा तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड हो गया है। लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है ऑलरेडी। 2021 की यूपीएससी की प्रीलिम्स देखोगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी धोलावीरा का टॉपिक मिल जाएगा सर, ठीक है।
लोथल की भी हम लोग बात करेंगे तो अभी ही प्राइम मिनिस्टर ने उसकी वीडियो विजिट की थी, प्रधानमंत्री ने लोथल के अंदर वीडियो विजिट की थी। वीडियो विजिट में मतलब यह है कि उन्होंने एक वीडियो कॉल किया वहां अधिकारियों को और पूछा कि भाई कितना विकास हुआ है जरा बता दो हमको सर, ठीक है ना, समझे। वी विल फाइंड कि गुजरात में आपको द्वारका के पास एक जगह मिलती है नागेश्वर सर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट साइट हो ना, वहां पे भी आपको पोर्ट की फैसिलिटी शायद तक होगी, ऐसी भी एविडेंसेस हमको मिल गए हैं सर, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोकेशन है, आपको आइडिया रहना चाहिए कि ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो के सामने आपको चानूदरो देखने को मिलता है सर यहाँ पे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। ऊपर आप देखोगे तो आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ राखीगढ़ी का डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है ना। आपको नीचे कालीबंगन देखने को मिलता है, पंजाब में रोपड़ करके एक साइट हुआ करती थी। तो ऐसी बहुत सारे शहर है, बहुत सारे कस्बे है, बहुत सारे नगर है जिनके ऊपर से आपको सवाल पूछा जा सकता है। So there are multiple sites, there are multiple areas, there are multiple places, towns जहां से आपको ये सवाल आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। You should have the basic idea about how things are developing. You should have the basic idea of how thematically the questions can be asked. Okay. Now we are going into the features part है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बेसिकली फीचर्स के पार्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। फीचर्स के थ्रू हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन प्रकार की इनके शहरों की लाक्षणिकता थी, व्हाट वाज द फीचर्स ऑफ द सिटीज ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है। अब जब हम लोग इनके फीचर्स के ऊपर जाते हैं तो थोड़ा हम लोग देखेंगे कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है और इसके शहरों की खासियत क्या है सर, ठीक है ना, समझे। अब यहाँ से सवाल बहुत आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको लिफ्ट करके आ सकता है सर, ठीक है। पहली चीज तो आपको ये देखने को मिलेगा कि सिटी के अंदर टाउन प्लानिंग का फीचर बहुत ही कॉमन था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो यू माइट बी अवेयर अबाउट द टाउन प्लानिंग ऑफ द सिटीज, ओके ना। ये टाउन प्लानिंग के अंदर ग्रिड प्लानिंग करके शहरों को बनाया गया था सर, ठीक है। ग्रिड प्लानिंग का मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ग्रिड प्लानिंग? ग्रिड प्लानिंग का मतलब ये था कि शहरों के अंदर बेसिकली जो रास्ते थे एक दूसरे को नॉर्मली इंटरसेक्ट करते थे सर, ठीक है। सेक्टोरल प्लानिंग कह सकते हैं आज की तारीख के अंदर। तो जैसे नोएडा हो गया है, यहाँ गुजरात में मैं रहता हूँ, गांधीनगर करके एक टाउन है सर, ठीक है, हमारा कैपिटल है। इन सब जगह के ऊपर आपको ग्रिड प्लानिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। इंडस सिटीज के भी ये इंडस सिविलाइजेशन के जो टाउन्स है उसमें भी आपको ये ग्रिड प्लानिंग की खासियत देखने को मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग ओवर। तो प्लान्ड स्ट्रीट मिलते हैं, ग्रिड लेवल में प्लानिंग देखने को मिलेगा, रास्ते नॉर्मली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ऐसी एविडेंसेस देखने को मिलती है। हमको ये भी देखने को मिल रही है कि ये सब कुछ कंट्रोल्ड प्लानिंग का एक प्रकार था सर, है ना। तो ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल प्लानिंग, क्यों? क्योंकि ये दर्शाता है कि देयर वाज सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी, है ना। आप जिसे कंट्रोल प्लानिंग के रूप में पहचानते हो, मैं इसको कहता हूं कि ये राजकीय रूप से कोई अथॉरिटी को सिग्निफाई करता है कि यहाँ एक ऐसी सत्ता थी, यहाँ एक ऐसी शक्ति थी जिसके थ्रू पूरी की पूरी इनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम चला करती थी सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि इट रिफ्लेक्ट्स some kind of control planning, it reflects some kind of civic authority over here sir, ठीक है ना। तो ये राजकीय रूप से एक सिविल अथॉरिटी को भी दर्शाने की कोशिश करता है। हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इनके जो प्लानिंग था, इनमें जो भी बिल्डिंग था उसमें आपको फोर्टिफिकेशन के भी एविडेंसेस है सर, ठीक है। तो नॉर्मली हमको ये पता चलता था कि शहर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। ये दो पार्ट के अंदर जो ईस्टर्न पार्ट था वहां पे कॉमन मैन रहते थे और वेस्ट वाला पार्ट था वहां पे इन्होंने फोर्ट बनाया था। ये फोर्ट को कहा जाता था सिटाडेल सर, ठीक है ना। तो सिटाडेल बेसिकली एक किले का प्रकार है जहां फोर्टिफिकेशन के एविडेंसेस है। ये सिटाडेल से हमको पता चलता है कि यहाँ कोई ना कोई रूलिंग क्लास होगा। रूलिंग क्लास समझ में आया कि नहीं आया आपको? कि एक शासक वर्ग होगा जो यहाँ पे रह रहा होगा सर, ठीक है। तो ये सब सिग्निफाई करता है कि भाई यहाँ पे एक प्रकार की अथॉरिटी थी, एक सिविक अथॉरिटी के एविडेंसेस थे, एक अच्छी खासी बेसिकली ड्रेनेज लाइंस के एविडेंसेस है। इनफैक्ट इनके घरों के अंदर इनके जो भी रास्ते बनते थे, ये रास्तों के नीचे ही बेसिकली आपको ड्रेनेज लाइंस देखने को मिलेगी सर, ठीक है। तो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स दे वर एबल टू डेवलप द ड्रेनेज लाइंस अलोंग विद दैट। हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है कि आज रास्ता बना है, फिर पता चलता है कि वो ड्रेनेज लाइन डालना भूल गया हम लोग सर, ठीक है ना। वो कंसर्न अथॉरिटी होती है और रास्ता का खुदाई करेगा सर, है ना। वरना क्या होगा कि ड्रेनेज लाइन बन तो गया है पर ड्रेनेज लाइन की साइज बहुत छोटी होगी सर, ठीक है। तो दे माइट हैव बिल्ट अ ड्रेनेज लाइन बट द साइज ऑफ द ड्रेनेज लाइंस माइट बी वेरी स्मॉल एंड बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होंगे सर, ठीक है। तो उन चीजों का आपको प्रभाव बहुत मिलता है। यू विल फाइंड मल्टीपल थिंग्स लाइक दिस, ओके, जो इंडस सिविलाइजेशन के अंदर आपको नहीं मिलती है सर, ठीक है। तो सीखने लायक चीजें हैं हमको। यहाँ से ड्रेनेज लाइन का डेवलपमेंट मिलेगा। ये ड्रेनेज लाइन मेन रोड के साथ कनेक्टिवेटेड थी, ये ड्रेनेज लाइन बेसिकली घरों के साथ कनेक्टिवेटेड थी सर, ठीक है ना। सो वी विल फाइंड कि द ड्रेनेज लाइन वर कनेक्टेड टू द हाउसेस। दिस ऑल्सो शोज सम काइंड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द हाउसिंग पैटर्न एज वेल सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलती है कि हड़प्पन्स ने इसमें ईंटों का उपयोग बहुत किया था, खास करके बेक्ड ब्रिक्स का आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो हमको ये पता चलता है कि ये जो बेक्ड ब्रिक्स है, ये बेक्ड ब्रिक्स की खासियत क्या थी, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बेक्ड ब्रिक्स। ओके, सिग्निफिकेंस ये थी कि ये गर्म भट्टे में तपाई गई थी। हमको ये भी पता चल रहा है कि इन्होंने अनब्रेक्ड ब्रिक्स का भी उपयोग किया था, मतलब भट्टे में तपाई नहीं थी, पर आपको सन ड्राइड ब्रिक्स देखने को मिलेगी, सूरज में तपाई हुई सर, ठीक है। और इनकी ब्रिक्स के अंदर जो डायमेंशन है उसकी साइज आपको सेम मिलती है सर, ठीक है ना। ये साइज सेम मिलती है, ये भी दर्शाता है कि एक प्रकार की कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी। इनके द्वारा स्टोन्स का भी उपयोग किया है अपने बेसिकली बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स के कंस्ट्रक्शन के अंदर से सर, ठीक है ना। तो वी डू गेट सम काइंड ऑफ एविडेंसेस जिसकी एक खासियत आपको मिलती है। इन्होंने ग्रिड पैटर्न के अंदर टाउन्स बनाए, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया सर, ठीक है। इन्होंने ड्रेनेज लाइंस को बिल्टअप किया है, और वो भी सिस्टमैटिकली क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया जो रास्ते बनते थे, ये रास्ते के साथ ही आपको डेवलपमेंट होता हुआ मिल जाएगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। अब बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है कि इनके घरों के डिजाइन के बारे में हमारे पास एविडेंसेस है। एविडेंसेस आपको ये देखने को मिलता है कि इनके घर एक से ज्यादा फ्लोर से आपको मिल जाएंगे। द हाउसेस वर बिल्ट विद मोर देन वन फ्लोर्स। इंटरेस्टिंग बात आपको ये पता होनी चाहिए, डबल फ्लोर के आपको हाउसेस भी मिलते हैं। दूसरी आपको ये भी एविडेंसेस दिखते हैं कि घर जो थे वो मड ब्रिक से बनते थे, पर ड्रेनेज लाइंस जो है वो इन्होंने बर्न्ड ब्रिक से बनाई है सर, ठीक है ना, समझे। अब ऐसा क्यों था सर, है ना। आपका घर मट्टी की दीवार या मट्टी की ईंटों से बना हुआ है, योर हाउस हैज बीन मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ओके ना, गेटिंग माय पॉइंट, सॉरी मड ब्रिक्स, बट द ड्रेनेज लाइंस आर मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, ओके ना। द रीजन इज दैट कि द ड्रेनेज लाइंस आर मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, उसके पीछे का एक फंडामेंटल रीजन आपको ये मिलेगा कि ड्रेनेज लाइंस के ऊपर से लीक होने की शक्यता है सर, है ना। और बेसिकली ये लोग चाहते थे कि वाटर का मैनेजमेंट बहुत इफेक्टिवली होना चाहिए सर, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन के एक खासियत आपको ये देखने को मिलती है, वो है वाटर मैनेजमेंट ऑफ द सिटीज। और जब हम लोग वाटर मैनेजमेंट की बात करेंगे तो हमको एक आइडिया रहता है कि इनके शहरों के अंदर बहुत अच्छी तरह से पानी का उपयोग किया गया था, खास करके ड्रेनेज लाइंस का साफ सफाई का लेके बाकी सारी चीजें हैं वो भी हमको यहाँ से मिल जाती है सर, ठीक है। सो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली हाईलाइट्स एंड सिग्निफाइज द रोल, जिसके आपको एविडेंसेस पता होनी चाहिए। तो ये लाइन याद रखिएगा, द हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स, है ना, while the drainage lines were built in the burnt bricks। उसके पीछे का कारण ये था कि लीकेजेस ना हो जाए सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरी आपको बहुत ही खासियत देखने को मिलेगी, वो है टाउन का प्लानिंग की सेकंड फीचर, जो अभी मैंने आपको बताने की कोशिश की सर, ठीक है। नॉर्मली हमको ये पता चलता है कि शहर को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था, ईस्ट और वेस्ट, है ना। तो जो ईस्ट वाला पार्ट है वो लोअर टाउन था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। और जो वेस्ट में आया हुआ एरिया है सर, है ना, जैसे ये वाला है वेस्ट के अंदर आया हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म पे बनता था और इसके आजू बाजू में किला देखने को मिलता था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये सिटाडेल है, ये सिटाडेल एक प्रकार की रूलिंग क्लास की अथॉरिटी को दर्शाता है सर, है ना। तो द सिटाडेल दैट वी सी ओवर हियर एक्चुअली सिग्निफाइज सम काइंड ऑफ रूलिंग अथॉरिटी और सम काइंड ऑफ एन पर्सन जो यहाँ पे एक शासक के रूप में रह रहा था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये किसकी खासियत देखने को मिलती है कि द प्लान्ड टाउन वाज देयर, इट वाज बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, इट हैज टू डिस्टिंक्ट एरियाज एज वेल, ओके ना। दूसरी कहानी आपको घरों के बाथरूम के अंदर के एविडेंसेस देखने को मिलती है सर, ठीक है। और इनके घरों के अंदर बाथरूम थे, बाथरूम के अंदर भी पेवमेंट था बर्न्ड ब्रिक्स का सर, ठीक है। और घरों के अंदर ड्रेनेज लाइंस भी कनेक्टेड थी सर, है ना। तो इंडस सिविलाइजेशन, देखो इसको सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं आप समझिए सर, ठीक है ना। कोई भी सभ्यता को सभ्यता इसी के लिए कहते हैं क्योंकि इनके लक्षण वैसे हुआ करते थे। दी फीचर्स और थ्रू विच इफ यू विल आइडेंटिफाई द वर्किंग स्टाइल, तो इसके बेसिस के रूप में उसको सभ्यता कहेंगे सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हेन वी सी द इंडस सिविलाइजेशन, हमको ये पता चलता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे एविडेंसेस थे जिसके बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट थी। यहाँ पे स्टेयर्स हुआ करती थी जो एक अपर फ्लोर को कनेक्ट करती है। मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत सारे बिल्डिंग्स थे जिसके बेसिस के रूप में हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो मोहनजोदड़ो वाज अ प्लान्ड टाउन, इट वाज बिल्ट ऑन अ प्लेटफॉर्म, देयर वर स्टेयर्स इन द हाउस, जहां एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर के ऊपर जाते थे। वहां पे एक बिल्डिंग मिला है जिसको वेयरहाउस कहा गया है। ये वेयरहाउस ही है या इसी को ही ग्रैनरी के रूप में भी हम लोग कहते हैं। ग्रैनरी अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि इट वाज द प्लेस जहां पे अनाज को, इनके पास जो भी वस्तुएं थी खाने पीने की, उसको स्टोर किया जाता था सर, ठीक है। ग्रैनरी का अपना सिग्निफिकेंस भी आपको यहां से देखने को मिलेगा, विल फाइंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द ग्रैनरी ओवर हियर, जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में खाने पीने की कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि ये फ्यूचर के प्लानिंग को भी दर्शाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके।
ये दर्शाता है कि कहीं पे अकाल पड़ गया, कहीं पे खाने पीने की किल्लत हो गई, तो यहां से हम लोग की चीजें मिल जाएगी सर। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो के अंदर आपको एक बाथ भी मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रेट बाथ सर, है ना। तो याद रखिएगा कि मोहनजोदड़ो इज अ साइट जहां से मल्टीपल चीजें मिलती हैं। एक तो ग्रेनरी मिलती है, घरों के अंदर बाथरूम मिलते हैं, सिटाडेल के एविडेंसेस है। वी विल ऑल्सो सी कि अपर फ्लोर 2 मंजिले के घर मिल गए हैं। हम लोग को ग्रेट बाथ मिलता है। ये ग्रेट बाथ इस प्रकार का बाथ हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझे, जहां आपको सीढ़ियां उतरने के लिए मिल जाएगी। इसके आजू बाजू में 7 कमरे थे सर, ठीक है, देयर वर 7 रूम्स एडजॉइनिंग द ग्रेट बाथ सर, है ना। ये सातों के सातों कमरे बेसिकली एक प्रकार की रिचुअल बेदिंग को दर्शाते हैं, या हो सकता है कि हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ कुछ प्रकार की एक्टिविटीज को दर्शाता है, चेंजिंग रूम्स को दर्शाता है। ये रिचुअल बेदिंग के साथ जुड़ा हुआ कंसेप्ट है, क्योंकि लोगों का मानना है कि इंडस सिविलाइजेशन के लोग थे ये नेचुरल वर्शिप किया करते थे, एंड बिकॉज ये लोग नेचुरल वर्शिप प्राकृतिक पूजक हुआ करते थे, तो इनके यहां से भी हमको ये चीज देखने को मिल जाएगी सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो देयर वाज अ टैंक व्हिच वाज सिचुएटेड विद इन द कोर्टयार्ड, हमको यहां से एविडेंसेस देखने को मिलते हैं रिचुअल बेदिंग के रूप में। इनफैक्ट जो घर थे ना, घर, वो घरों के अंदर भी आपको काफी सारी चीजें हमको यहां से मिलेगी सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो नॉर्मली इनका घरों की सिचुएशन ऐसे हुआ करती थी सर। ठीक है, जैसे ये घर था, इसमें बीच में एक ओपन कोर्टयार्ड था, बीच में आपको कुआं देखने को मिलेगा, वेल देखने को मिल जाएगा सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। घरों के आजू बाजू में हमको ये पता चलता है कि कॉरिडोर्स हुआ करते थे सर। ठीक है, और घरों के दोनों साइड के ऊपर जाने के लिए, मूवमेंट के लिए भी आपको रास्ते देखने को मिलते रहेंगे सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। हमको ग्रेनरी के एविडेंसेस मिल गए हैं। हमको ये पता चलता है कि एक वाटर टैंक हुआ करती थी, जिसके थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जहां पे लोग ये बेदिंग किया करते थे, रिचुअल बेदिंग किया करते थे सर। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग कहानी आपको क्या मिलती है पता है, कि ये जो ग्रेट बात है, जिसको हिस्टोरियंस कहते हैं कि रिचुअल बेदिंग के रूप में यूज होता था, इसमें वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं सर। वाटर टाइट का मतलब है कि यहाँ पानी भरता था, वो पानी नीचे नहीं उतर जाता था सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। एक तो बंट ब्रिक्स का उपयोग किया जाता था, बहुत ही टाइट बंट ब्रिक्स हुआ करती थी। ये बंट ब्रिक्स से बेसिकली क्या है कि वाटर जो पर्कुलेशन है बहुत ही मिनिमम हो जाता है, और ब्रिक्स के बीच में जो जॉइंट हुआ करता था ना, द जॉइंट दैट वाज देयर बिटवीन द ब्रिक्स, ओके, उसको जिप्सम मोटार से, सीमेंट मोटार से भर दिया जाता था सर। ठीक है, सो बाय फिलिंग द जॉइंट विद द जिप्सम मोटार और द सीमेंट मोटार, they were able to create some kind of system through which we will see कि water tightness can be used, okay। अब ये कंसेप्ट याद रखेगा जरूर से, क्योंकि आ सकता है कि जिप्सम मोटार का यूज किया कि नहीं किया इंडस सिविलाइजेशन में। वाटर टाइटनेस, इनके पास वाटर प्रूफिंग के एविडेंसेस थे, यस, इनके पास कोई ना कोई प्रकार के एविडेंसेस थे जिससे वाटर प्रूफिंग भी हुआ था सर। ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप इंडस सिविलाइजेशन को देखेंगे तो हमको इनके बारे में काफी सारी चीजें समझ में आती हैं। अब थोड़ा बहुत आगे चलते हैं इंडस सिविलाइजेशन को और देखते हैं विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, पॉटरी, रिलीजन एंड द डिक्लाइन पार्ट एज वेल सर। ठीक है, अब सवाल ये था कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन है, किस तरह से इसका डेवलपमेंट हुआ है, इसका जो जिस तरह से फाउंडेशन रखा गया है। तो दूसरा सवाल इसमें से ये आता है कि क्या इसके अंदर से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि इतने बड़े शहरों का बेसिकली डेवलपमेंट होना, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट आना, विदाउट द फूड, विदाउट द एग्रीकल्चर कैन दे सर्वाइव सर। ठीक है, इनफैक्ट अर्बनाइजेशन के पीछे भी आपके एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा रोल प्ले है सर, है ना। आपके यहाँ पे जब एग्रीकल्चर का फुलफिलमेंट हो जाता है तो ही अर्बनाइजेशन होता है। ये दुनिया भर के इतिहास का आपको मैं बोधपाठ दे रहा हूँ, ये इसका कंक्लूजन दे रहा हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी आप अर्बनाइजेशन देखते हो, अर्बनाइजेशन कैन नॉट टेक्स प्लेस विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। खेती वेती जब तक होगी, खाने की चीजें फुलफिल होगी तभी जाके आपके यहाँ पे शहरी क्रांति आती है सर। ठीक है, तो शहरी क्रांति होने के पीछे का कारण ही आपको ये पीछे मिलता है सर। ठीक है, सो यू विल फाइंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो इसके फाउंडेशन के अंदर आपको मिलेंगे, और इसी के ऊपर से हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं सर। खैर, सो कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी लाइन सर। ठीक है ना, तो इनके यहाँ पे अब इकोनॉमी क्या थी, इनके यहाँ का एग्रीकल्चर क्या है, थोड़ी इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करते हैं सर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंडस सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर का काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया था सर। ठीक है, इनफैक्ट काफी लोग कहते हैं कि ये लोग बेसिकली एक साइंटिफिक एग्रीकल्चर सिस्टम को भी फॉलो कर रहे थे सर। सो दे वर फॉलोइंग द साइंटिफिक बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल, जिसके थ्रू इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के आपको एविडेंसेस मिल जाएंगे सर। ठीक है, ये साइंटिफिक डेवलपमेंट के अंदर इन्होंने द्वारा अलग अलग क्रॉप्स को बेसिकली ग्रो किया था। सिसमी, जिससे तिल निकलता है, वीट, बार्ले, लेंटिल्स, दाल मिल जाती है, अलग अलग प्रकार के मिलेट्स मिल जाएंगे।
हमको ये भी पता चल रहा है कि इनके दौरान डबल क्रॉपिंग को भी डेवलप करवाया गया था। डबल क्रॉपिंग समझ में आता है कि नहीं आता सर? ठीक है, ये एक ऐसी टेक्निक थी जहां हम लोग को पता चलता है कि एक से ज्यादा क्रॉप्स ग्रो किए। इससे आपका एक प्रकार का क्रॉप इंश्योरेंस भी होता है कि अगर एक क्रॉप फेल हो गया तो दूसरे क्रॉप के थ्रू आप अपने जीवन को चला पाओगे सर। ठीक है ना, आप एनिमल्स के लिए भी चीजें करवा पाते हो। अब सवाल ये था कि खेती करने के लिए आपको जमीन को हलना पड़ता है। हड़प्पन के पास एविडेंसेस थे जहां इन्होंने प्लॉ का यूज किया था सर। ठीक है, और हमारे पास एविडेंसेस है कि कालीबंगन जैसे शहर के अंदर वी विल फाइंड कि एक पूरा खेत मिला हुआ है। वी हैव फाउंड अ फील्ड जिसके ऊपर प्लॉ चलाया गया है, हल चलाया गया है सर। ठीक है ना, समझे? तो यू कैन फाइंड द एविडेंसेस दैट द प्लेसेस लाइक कालीबंगन कैन बी सीन विद अ प्लॉड फील्ड्स। प्लॉड फील्ड का मतलब ये है कि वहां पे हल चलाया गया है, वहां से भी एक एग्रीकल्चर एविडेंसेस मिल जाते हैं। आपको बनावली करके एक जगह देखने को मिलेगी, बनावली सर, है ना? बनावली इज इन राजस्थान सर। ठीक है, ये बनावली के अंदर हमारे पास एविडेंसेस है कि इंडस सिविलाइजेशन के समय पे, ड्यूरिंग द इंडस सिविलाइजेशन, यहाँ पे टेराकोटा के प्लाउस का डेवलपमेंट हुआ था। टेराकोटा इज अ काइंड ऑफ अ फायर बेक क्ले, जिसके बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि इन्होंने प्ला का डेवलपमेंट किया था सर इस पीरियड के समय पे सर। ठीक है, इन्होंने पानी के लिए कैनाल और वेल इरिगेशन का भी उपयोग किया है सर। ठीक है ना, समझे? तो कैनाल आपको एक तो खास करके धौलावीरा के अंदर देखने को मिलेगी। धौलावीरा इज अ प्लेस जहां पे वाटर मैनेजमेंट बहुत ही सुप्रीम हुआ करता था। यूपीएससी ने ऑलरेडी धौलावीरा से सवाल पूछा है। वेल इरिगेशन आपको हड़प्पा के बहुत सारे शहरों में मिलेंगे, खास करके मोहनजोदड़ो के अंदर तो आपको जान के हैरानी होगी कि 700 से ज्यादा कुएं मिल जाते हैं। कितने? मोर देन 700 प्लस वेल्स कैन बी फाउंड ओनली एट अ सिंगल लोकेशन। सो यू कैन इमेजिन कि हाउ वेल दी वेल इरिगेशन सिस्टम वाज बीइंग प्रमोटेड बाय द इंडस पीपल सर। ठीक है ना, तो कुएं का उपयोग कितना अच्छी तरह से हो रहा था। तो इससे इनकी बेसिकली क्या हुआ कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ। ये एग्रीकल्चर में इन्होंने जानवरों का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया था सर। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो होता क्या है कि इंडस सिविलाइजेशन में काफी बड़ी मात्रा में एनिमल डोमेस्टिकेशन हुआ। ये जो एनिमल डोमेस्टिकेशन था उससे भी वी विल फाइंड कि एग्रीकल्चर, मीट ईटिंग, इनकी डेयरी नीड्स, बाकी सारी चीजों में भी आपकी डाइवर्सिटी आएगी सर। ठीक है ना, समझे? तो ये लोग मोटे मोटे तौर के ऊपर पेस्टोरलिज्म को करते थे, मतलब पशुधन आधारित अर्थव्यवस्था चलाते थे। इन्होंने काफी सारी चीजों को डोमेस्टिकेट किया था। शीप, गोट, फोल जैसे एलिमेंट्स आपको मिल जाएंगे सर। ठीक है, मजे की बात यह है कि इनके द्वारा बफेलो, पिग, एलिफेंट के बारे में भी जानकारी है। इनफैक्ट एलिफेंट को तो गुजरात वाले रीजन में बेसिकली डोमेस्टिकेट किया गया था, बट हॉर्स इनके बारे में पता नहीं है सर, है ना? अब हॉर्स के एविडेंसेस क्या है सर? ठीक है, तो गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है सूरकोटड़ा। सूरकोटड़ा में आपको बोन्स मिले हुए हैं जिसको बेसिकली हिस्टोरियंस मानते हैं कि ये घोड़े के बोन्स है सर। ठीक है, पर यूपीएससी इसको नहीं मानता है कि ये घोड़े के बोन है सर। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी 2019 में या 2016-17 में एक बार सवाल आ चुका है, आज से 3-4 साल पहले, जहां हॉर्स के बारे में सवाल पूछा गया था और आइडेंटिफाई किया गया था कि भाई घोड़े के बारे में क्या इंडस सिविलाइजेशन के लोगों को पता है कि नहीं पता है। तो यूपीएससी ने मना किया था सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? पर हड़प्पन कैटल को डोमेस्टिकेट अच्छी तरह कर रहे थे। इनके कैटल्स को जेबू कहा जाता था, आपको एक आइडिया रहना चाहिए सर। ठीक है, और इसको बहुत बड़ी मात्रा में सील्स में रिप्रेजेंट भी किया गया है सर। ठीक है, तो सील्स अगर आप समझने की कोशिश करोगे, हड़प्पा के छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे जिसके थ्रू इनकी इकोनॉमी और बहुत सारी चीजें चलती है सर। ठीक है, गेटिंग पॉइंट? ओके, इनको बेसिकली फिश और बर्ड्स के नॉलेज भी था और इसका कंजम्पशन इनके ईटिंग में भी होता था सर। ठीक है, खास करके मछलियों का ये लोग काफी बड़ा उपयोग करते थे। फिश को भी इनके सिंबल्स में दर्शाया गया इन द हड़प्पन सील्स। ओके, तो आप हड़प्पा के सील्स को देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि इवन द सील्स, द फिशेस आर डेवलप्ड एंड दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ द सील्स एज वेल सर। ठीक है, तो देयर इज एविडेंसेस ऑफ बोर, डीर एंड घड़ियाल इन द हड़प्पन साइट्स एज वेल। तो आपको ये सब जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। हड़प्पन को टाइगर के बारे में भी जानकारी थी, हड़प्पन को राइनो के बारे में भी जानकारी थी। राइनोसेरस अगर आपको जानकारी होगी सर, ठीक है, तो इंडस सिविलाइजेशन के एरियाज में आपको मिल जाता है सर। ठीक है, डियर के एविडेंसेस आपको मिल जाते हैं सर, है ना? पिग के एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो इनसे आपको पता चलता है कि इनके यहाँ पे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी दोनों जुड़ी हुई है सर। ठीक है, तो होता क्या है कि खाने की इनको कोई दिक्कत नहीं रहती है सर। ठीक है, और फूड में बेसिकली एग्रीकल्चर और एनिमल डेवलपमेंट के थ्रू इनका खाना मिल गया सर, है ना? दूसरा, इकोनॉमी का इनका डाइवर्सिफिकेशन हो गया सर। ठीक है, इनको पता था कि भाई इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे सर। ठीक है, और ये डाइवर्सिफिकेशन में हमको ये पता चलता है कि अलग अलग प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की, ये मैन्युफैक्चरिंग में इंडस सिविलाइजेशन के जो लोग थे इनके द्वारा मेटल टूल्स का काफी उपयोग किया गया। अब देखिए, मेटल्स को हमेशा याद रखेगा
कि इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज अ ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज समझ में आता है आपको सर, ठीक है। ये एक ऐसा कार्य है जो, ये एक ऐसा पीरियड है जहां पे आपको कांसे का डेवलपमेंट मिल जाएगा सर, ठीक है। ब्रॉन्ज इसके लिए क्योंकि कॉपर प्लस टिन को मिक्स किया जाता था। कॉपर भारत के कंटेम्प्रेरी एरियाज में मिल जाता था, यू विल फाइंड कॉपर वाज फाउंड इन द कंटेम्प्रेरी एरियाज ऑफ इंडिया एंड टिन वाज फाउंड एट अदर प्लेसेस, है ना। टिन जो है वो दूसरे सारे बाकी सारे एरिया से लोग निकाल के लेके आते थे, खास करके अफगानिस्तान से और बाकी सारे रीजन से, और वहां से इनका काफी डेवलपमेंट आपको मिलेगा सर, ठीक है, गेटिंग ओपन। तो हमको ये पता चलता है कि इनके द्वारा बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन की साइट्स बनती है सर, है ना। तो इनसे याद रखिएगा कि कहां पे आपको मिलती है सर, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो कॉपर ये लोग लेके आते थे खेतरी नाम के शहर से सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। खेतरी इज इन राजस्थान। ओमान से भी इनका व्यापार होता था। इनफैक्ट ओमान से ये लोग मैरिगेशन या मतलब मराइन ट्रेड करते थे और बेसिकली सी नेविगेशन के थ्रू ये लोग व्यापार करते थे। ओमान को उस पीरियड में मगन कहा जाता था सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि मगन वाले रीजन के थ्रू ये लोग व्यापार करते थे। स्टीएटाइट लेके आते थे राजस्थान से, इसके थ्रू भी बेसिकली हमको ये पता चलता है कि क्ले की वस्तुएं बनती थी। तो बेसिकली सॉफ्ट स्टोन है, स्टीएटाइन इज नथिंग बट अ सॉफ्ट स्टोन, और बेसिकली ये जो सॉफ्ट स्टोन है रिवर के अंदर से लेके आते थे और उससे इन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई हैं। कार्नलीन लोथल से अंदर से मिल जाता था, वहां से प्रोडक्शन होता था। लेपिस लजुली ये अफगानिस्तान वाले रीजन से निकाल के लेके आते थे और उससे बेसिकली ये शोटुगाई से आपको मिल जाएगा। और शेल शंख आपको मिलते हैं, शंख की अलग अलग चीजें मिलती है सर, ठीक है। तो एक सिंध के अंदर आई हुई जगह है बालाकोट सर, ठीक है। और आज के गुजरात में नागेश्वर आपको मिलेगा द्वारका के पास सर, ठीक है ना, समझे। इन दोनों जगहों के ऊपर आपको यह पता चलता है कि ये सब मटेरियल्स को प्रोड्यूस किया जाता था और उसको लेके आके अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती थी। तो ये मैच द फॉलोइंग है आपके लिए, आपको एक आइडिया रहना चाहिए। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर से सवाल आ सकते हैं कि कौन सी वस्तु कहां से लेके आए, कौन सी वस्तु कहां से लेके आए सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में आपको पूछा जा सकता है कि हड़प्पन्स ने क्या क्या चीजों को मैन्युफैक्चर किया, फ्रॉम विच प्लेसेस दे हैड ब्रॉट इट, ओके ना, समझे। तो मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूं, आपको समय मिले तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या प्लीज ट्राई टू एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि इसका थोड़ा इमेज याद रखेगा कि कौन सी वस्तु कहां से लेके आए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन है जहां से रॉ मटेरियल्स को प्रोक्यूर किया जाता था और कुछ कुछ सेंटर्स के ऊपर बनाया जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी शुड नो द बेसिक एस्पेक्ट जिसके थ्रू हड़प्पन्स ने मेटल्स की अलग अलग चीजें की सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसमें ब्रॉन्ज कास्टिंग इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था सर, ठीक है, क्योंकि ब्रॉन्ज कास्टिंग के थ्रू ही हमको ये पता चलता है कि इनके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी काफी हुआ। ये ब्रॉन्ज कास्टिंग के लिए एक टेक्निक यूज की जाती थी जिसे हम लोग कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जिसके थ्रू हड़प्पीय सभ्यता के जो लोग थे इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग को पुश किया था सर, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जिसके थ्रू हम लोग इंडस सिविलाइजेशन को समझते हैं। अब इंडस सिविलाइजेशन में पॉटरी का भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। पॉटरी का क्यों डेवलपमेंट हुआ सर, ठीक है। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जैसे जैसे खेती का डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर को स्टोर करने के लिए पहले तो पॉटरी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। दूसरी कुकिंग के लिए भी आपको देखने को मिलती है पॉटरी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरी पॉइंट, आपको घर में कुछ कुछ वेसल्स के रूप में भी पॉटरी का डेवलपमेंट होगा कि जो हाउस होल्ड के अंदर आपको यूज के लिए आपको लगेगी सर, ठीक है ना, समझे। तो हड़प्पन्स ने एक से ज्यादा प्रकार की पॉटरी का डेवलपमेंट किया है सर, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन में पॉटरी की अपनी खुद की इंपॉर्टेंस रही है। आपको पॉटरी सेंट्रिक सवाल भी पहले आ चुके हैं। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ऑकरे कलर पॉटरी, पेंटेड ग्रे वेयर, ये सब अलग अलग प्रकार की पॉटरीज है, अदर पीरियड में है, इंडस के साथ जुड़ी हुई नहीं है। बट कहने का मतलब यह है कि आपको पॉटरी सेंट्रिक डेवलपमेंट पता होना चाहिए सर, है ना। इसके इर्द गिर्द क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको उसको आइडेंटिफाई करके आना चाहिए सर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि पॉटरी की खासियत क्या थी, इनके यहाँ पे खासियत क्या थी। तो ज्यादातर पॉटरी आप देखोगे तो भट्टे में तपाई हुई पॉटरी मिलेगी सर, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं वेरी वेल फायर्ड पॉटरी के एविडेंसेस मिलते हैं, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो जस्ट अ सेकंड, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। तो यू विल फाइंड द पॉटरी इज वेरी मच वेल फायर्ड। वेल फायर्ड का मतलब है कि भट्टे में तपाई हुई आपको मिलती है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसमें रेड और ब्लैक पेंटिंग्स के एविडेंसेस मिलते हैं। उसकी सेकंड फीचर को याद रखेगा सर, ठीक है। पॉटरी है वेल फायर्ड पॉटरी, मतलब ठीक ठाक भट्टे में तपाई हुई मट्टी है, उसको बेसिकली पॉटरी के अंदर यूज किया गया है, पहली बात तो। सेकंड, आपको ये मिलती है ब्लैक पेंटिंग्स का उपयोग आपको मिल जाएगा। सो यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ ब्लैक पेंटिंग्स, ओके ना। पॉटरी के अंदर अलग अलग प्रकार के हमको स्टोरेज जार्स मिलते हैं, परफोरेटेड जार्स मिलते हैं, गॉबलेट्स मिलते हैं, प्लेट्स मिलती है, डिशेस मिलती है, बोल्स मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं सर, ठीक है। तो खाली और खाली माटी के बर्तन का उपयोग खाने को स्टोर करने के लिए नहीं हो रहा था, कहने की बात यह है।
आपको हम ये कह सकते हैं कि वॉश बेसिन के रूप में भी पॉटरी मिल रही है। परफोरेटेड जार का मतलब है कि एक ऐसी बोतल है, से फॉर एग्जांपल एक ऐसी बोतल है, ये बोतल है, इसमें बहुत सारे होल कर देते हैं हम लोग सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो इफ आई डू मल्टीपल होल्स तो क्या होगा सर, इससे समझ में आया कि नहीं आपको सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि इसका भी उपयोग हम लोग को ये पता चल रहा है कि पॉटरी सेंट्रिक हो रहा है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि पॉटरी का बहुत ही अलग अलग प्रकार से बेसिस आपको मिलता रहेगा, अलग अलग प्रकार का इनका डेवलपमेंट आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक आइडिया रहना चाहिए। तीसरे, पॉटरी के ऊपर आपको बहुत सारे पेंटिंग्स मिलेंगे, इफ यू कैन सी ओवर हियर सर, ठीक है ना। सो अगर हम पेंटिंग्स देखते हैं पॉटरी के ऊपर तो आपको पेंटेड मोटिव दिखते हैं, पीपल लीव दिख जाता है, पीपल के पेड़ दिख जाते हैं, मछलियों की इमेजेस दिख जाती है, जिगजैग पैटर्न में लाइंस देखने को मिलती है, फ्लोरा एंड फौना मिलता है, बहुत अलग अलग प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं। तो ये बेसिकली हड़प्पन ऐसे लोग थे जिनको पता था कि पॉटरी को डेकोरेट करना है सर, है ना, माटी के बर्तनों को खाली नहीं रखना है, खाली रखेंगे तो मजा नहीं आएगी सर, है ना, देखने में भी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि एक से ज्यादा प्रकार की पॉटरी के डिजाइन आपको मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो इसकी शेप एंड साइज आपको पता होनी चाहिए सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। नॉर्मल कलर जो था उसको रेड एंड ब्लैक कहा गया है सर, ठीक है ना। रेड एंड ब्लैक इसके लिए क्योंकि हमको ये जानकारी मिल रही है कि काले कलर की बेसिकली और लाल कलर की मिक्सचर आपको मिलती है। एंड देन यू विल फाइंड कि अलग अलग प्रकार के मोटिव के आपको एविडेंसेस भी मिलेंगे पॉटरी के अंदर से सर, ठीक है ना। तो ये एक विशेष प्रकार की पॉटरी है जिसके इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आपको नॉलेज रहता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो एक तो इन्होंने पॉटरी के टूल्स बनाए, अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट बनाए। ये क्राफ्ट में हमको ये याद रखना है कि इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन के रूप में कहा गया है सर, ठीक है। इसको जाना ही गया है कि ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है। याद रखिएगा कि इनके पास कोई आयरन का एविडेंस नहीं था सर, ठीक है ना। ये ब्रॉन्ज की जो टेक्निक है इसे कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक सर, ठीक है। तो नॉर्मली होता क्या था कि ये लोग क्ले की एक आर्टिफैक्ट बनाते थे, या पहले तो मीन मतलब बेसिकली वैक्स की एक आर्टिफैक्ट बनाते थे, वैक्स के ऊपर क्ले का एक कवरिंग किया जाता था। वैक्स के ऊपर से क्ले के कवरिंग करने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये लोग उसके अंदर से हम लोग ये कह सकते हैं कि इन्होंने डिजाइन्स बनानी शुरू की थी सर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर से वी विल फाइंड की ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें आपको मिलती है सर, खैर। तो इसमें ब्रॉन्ज की मूर्ति आपको मिल जाती है। फिर चार्ट का उपयोग किया गया है सर, ठीक है ना। तो रोहरी करके एक जगह है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। वो बहुत ही फेमस है, पाकिस्तान के अंदर आपको यहाँ से मिलेगी, जो एक पत्थर है, फाइन ग्रेन रॉक है, इसके अंदर से याद रखेगा। तो इन्होंने नीडल्स बनाए हैं, फिश हुक्स बनाए, रेजर्स बनाए हैं, वेइंग पान्स बनाए, मिरर बनाया है, वी विल फाइंड की रॉड्स बनाने की शुरुआत की है। इनके पास बेसिकली आयरन का नॉलेज नहीं था, पर इन्होंने छोटे मोटे वेपन्स बनाने की कोशिश की है। ये वेपन्स मोटे मोटे तौर के ऊपर इनके द्वारा हंटिंग में यूज किए गए होंगे, ऐसे भी एविडेंसेस है। तो एरो हेड है, स्पीयर हेड है, सेल्ट है, एक्स है सर, ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली दिस वेपन्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर द हंटिंग पर्पस, है ना, कि ये लोग शिकार विकार करने जाया करते थे, तो शिकार विकार में कहीं पे काम में आएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके द्वारा डेवलपमेंट होता है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट। ये सिविलाइजेशन को अर्बन कहते हैं, उसके पीछे का एक कारण ये था कि इनके यहाँ पे टेक्सटाइल रिवॉल्यूशन भी हुआ था। इंडिया में कॉटन का प्रोडक्शन सबसे पहले बेसिकली हड़प्पन के समय पे आपको मिलता है सर, ठीक है। इसके पहले मेहरगढ़ करके एक जगह थी सर, है ना, न्यूलिथिक पीरियड में, वहां पे भी हमारे पास कॉटन के एविडेंसेस है। कॉटन इज इंडिजिनस टू इंडिया, याद रखेगा सर, ठीक है ना, समझे आप लोग, ओके। इंडिजिनस का मतलब है कि भारत में स्थानिक मात्रा में कॉटन का प्रोडक्शन पहले से हो रहा था सर, ठीक है। इनके पास शायद सिल्क के भी एविडेंसेस थे, ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस है सर, ठीक है। इनफैक्ट इन्होंने कपड़े पहने थे, इसके बारे में हमको कैसे जानकारी मिली, तो इनके कपड़ों के बारे में हमको जानकारी मिलती है बेस्ड ऑन दी क्लॉथिंग विच वॉज वॉर्न बाय अ प्रीस्ट किंग। आपने प्रीस्ट किंग का नाम सुना होगा सर, ठीक है। तो ये महाशय है जिनको हम लोग याद करते हैं प्रीस्ट किंग के रूप में, जिनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि भाई इन्होंने जिस प्रकार के कपड़े पहने थे, ये कपड़ों को एक प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके बेसिस के रूप में भी हम लोग ये कहते हैं कि भाई इनके पास कुछ ना कुछ शॉल हुआ करती थी सर, ठीक है ना, समझे। तो मैं आता हूं इसके ऊपर की क्या खासियत है सर, ठीक है। तो प्रीस्ट इज डिपिक्टेड वेयरिंग अ शॉल लाइक क्लॉथ, है ना, समझे, विथ अ फ्लावर डेकोरेशन। ये दर्शाता है कि इन्होंने कॉटन की नॉलेज थी सर, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी मूर्तियां मिलेगी टेराकोटा की सर, है ना, इफ यू कैन सी ओवर हियर सर, ठीक है। सो वी हैव फाउंड द इमेजेस ऑफ टेराकोटा इन लार्ज नंबर्स। Within this terracotta images we will find कि there are women wearing different types of ornaments। हम लोग को ये भी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि बहुत सारी वुमेन हैं, उनकी भी मूर्तियां मिलती है अलग अलग प्रकार के ऑर्नामेंट्स पहने हुए। ये भी दर्शाता है कि इनके यहाँ पे कोई ना कोई प्रकार की चीजें थी सर, ठीक है।
खास करके ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की आपको एविडेंसेस मिलेगी। आपने मोहनजोदड़ो के अंदर एक लेडी देखी होगी डांस करते हुए सर, ठीक है। उनके हाथ में जो भी मूर्तियां, वो जो है ना सर, क्या कहते हैं, ज्वेलरी पहनी हुई है सर, ठीक है, बैंगल्स पहने हुए हैं, बैंडाना पहना हुआ है, उन्होंने एक विशेष प्रकार की हेयर स्टाइल की है। वो दर्शा रहा है कि ये बहुत ही अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये शहरी सभ्यता की एक सिंबल के रूप में भी कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। तो इनके यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट काफी ठीक ठाक प्रकार से आपको मिल जाता है। और बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विल टेक प्लेस, ऑल दिस विल लीड टू द अर्बनाइजेशन एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, ठीक है। तो इनके शहरों का विकास, इनके शहरों के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ, इनके शहरों के अंदर जो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि आर्ट एंड क्राफ्ट और पॉटरी का डेवलपमेंट हुआ, उससे इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग साइड के ऊपर लेके गए। और जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डेवलपमेंट हुआ तो इट लेड टू ट्रेड एंड कॉमर्स सर, है ना, समझे। तो यहाँ से दूसरा टॉपिक जो आता है वो जुड़ा हुआ है, वो है इनका ट्रेड एंड कॉमर्स सर, ठीक है ना, समझे। अब ये ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे होता था और हमारे पास एविडेंसेस क्या है सर, ठीक है। तो हड़प्पा के अंदर आपको इस प्रकार के सील्स मिल जाते हैं बहुत सारे सर, है ना। ये सील्स बेसिकली विद इन इंडिया मिलते हैं, मतलब विद इन द सिविलाइजेशन मिलता है। और कुछ सील्स अगर आप समझने की कोशिश करोगे भारत के बाहर भी मिलेंगे सर, ठीक है। So there are seals that are found within the country, मतलब main sites of the Indus civilization. Then there are also seals that are found outside the country. तो when the seals are found inside the country and outside the country, जब हम लोग ये कहते हैं कि सील्स इनसाइड द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री, तो ये दर्शाता है कि एक प्रकार का ट्रेड कॉन्टेक्स्ट था सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। ये ट्रेड कॉन्टेक्स्ट आज के मेसोपोटामिया तक आपको देखने को मिलेगा। मेसोपोटामिया का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, समझे। सो इफ यू सी द एरियाज ऑफ मेसोपोटामिया, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मेसोपोटामिया वो यहाँ पे आया हुआ जगह है सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि मेसोपोटामिया तो वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सर, ठीक है, गेटिंग ऑन पॉइंट। तो ये लोग एक्चुअली बोट लेके ट्रैवल करके यहाँ से जाया करते थे। दे यूज्ड टू गो वाया मगन, मगन इज दी ओमान, दे यूज्ड टू गो वाया दिलमुन, दिलमुन इज द मॉडर्न डे बहरेन, and then you will find कि there are evidences of trading with Mesopotamia as well sir, ठीक है ना, समझे। So all these things actually signifies the greater context and the relations of the Indus people with the foreign people sir, है ना। तो ये दर्शा रहा है कि भाई इंडस पीपल के फॉरेनर्स के साथ किस किस प्रकार के रिलेशंस उस पीरियड के अंदर भी हुआ करते थे, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो मेसोपोटामिया ने हड़प्पन्स के लिए एक शब्द लिखा है जिसका नाम है मेलुहा सर, है ना। मेलुहा इज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर द इंडस रीजन एंड द इंडस पीपल सर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेलुहा नाम की टर्म हमको मिलती है मेसोपोटामिया के इंस्क्रिप्शंस में, ये हमको नॉलेज मिलता है। हमारे स्थानिक इंस्क्रिप्शन में हमको नॉलेज नहीं था, पर मेसोपोटामिया के ऑथर्स के द्वारा इंडस सिविलाइजेशन को मेलुहा के साथ जोड़ा गया है सर। खैर, बाकी हम लोग के पास बहुत बड़ी मात्रा में एविडेंस, जैसे हड़प्पा के सील्स, वेट्स एंड मेजर्स, डाइस मिलती है, बीट्स मिलते हैं, जो मेसोपोटामिया के अंदर मिलते हैं, और ये भी दर्शाता है कि सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट वर देयर सर, ठीक है ना, समझे। तो ये दर्शाएगा कि आपके ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट थे। अब सवाल ये था कि ये ट्रेडिंग कॉन्टेक्स्ट कैसे होते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो ये बोट के रास्ते से जाते थे, मतलब ये है कि इनको नवाइन, या मैं कह सकता हूं कि ओशनिक नेविगेशन के बारे में पता था सर, ठीक है। ये ओशनिक ट्रेड हुआ करता था, पहली बात तो ये ओशनिक ट्रेड के साथ दे वर आल्सो अवेयर अबाउट द नेविगेशन एस्पेक्ट, है ना, समझे। इनको ये भी पता था कि किस तरह से नेविगेट करके जाना है, किस तरह से मॉनसून विंड्स का उपयोग करते हुए सर, ठीक है ना, दे कैन रीच टू द वेस्टर्न एशिया। और इसके बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि द हड़प्पन्स वर द फर्स्ट नेविगेटर्स हु डिस्कवर द वेस्ट एशिया। हम लोग है ना कभी कभी इतिहास में ये पढ़ते हैं कि पोर्चुगीज आए और पोर्चुगीज ने आके भारत का रास्ता निकाला, और इनके द्वारा, या अरब व्यापारी थे, इनके द्वारा यूज किया गया, पर सच्चाई ये थी कि ये हड़प्पन्स के द्वारा आपको मिलता है सर, ठीक है। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि व्यापार था तो किन किन वस्तुओं का व्यापार होता था सर, ठीक है ना, व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स दैट वर एक्चुअली यूज्ड फॉर द ट्रेड एंड कॉमर्स। तो याद रखिएगा कि भारत से, हड़प्पा से इतनी सारी वस्तुओं का बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट होता था। कार्नलीन एक पत्थर है जिसकी बीड्स बनती थी, मोती बनते थे, मणके बनते थे। लेपिस लेजुली भी एक पत्थर का प्रकार है। कॉपर, गोल्ड और लकड़े की कुछ कुछ वस्तुएं बेसिकली भारत से एक्सपोर्ट होती थी सर, ठीक है। इनफैक्ट उस पीरियड में हमको ये पता चलता है कि आज जिसे आप इकोनॉमी के अंदर कहते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड उस पीरियड में इंडिया के फेवर में था सर, ठीक है। You will be surprised to see कि during the Indus civilization the balance of trade was in favor of Indians and the Indian people। मतलब हम लोग इतना सारा व्यापार कर रहे थे तो हमारे फेवर में ये सब चीजें आपको मिलेगी सर, ठीक है।
So this also shows the kind of the development that had taken place during this era, और इससे भी हम लोग ये आइडेंटिफाई करके समझ सकते हैं कि किन किन वस्तुओं का व्यापार हुआ था सर, ठीक है। तो हड़प्पा के सील्स बहुत सारे जगह में मिलते हैं, आज के सुमेरियन साइट्स के ऊपर मिलते हैं। सुमेरियन सिविलाइजेशन बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का साउदर्न पार्ट था, बहरीन, इराक, ईरान में मिलेंगे। हड़प्पा की जार आपको ओमान में मिली है, एक पॉटरी की वस्तु मिली है, माटी का बर्तन मिला है। ये माटी के बर्तन के ऊपर से भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि ये इसके ऊपर जो साइन है वो हड़प्पा की साइन है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि ये सील्स मिलते हैं इस प्रकार के। ये सील्स बेसिकली हड़प्पा की स्क्रिप्ट को भी दर्शाते हैं, और ये सील्स के ऊपर की जो साइन है ये भी दर्शा रही है कि भाई ये मेसोपोटामिया के अंदर से मिली थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि हड़प्पा के लोग काफी इंटरेस्टिंग थे, इनके द्वारा काफी सारा वेट्स एंड मेजर्स का भी डेवलपमेंट किया गया टू प्रमोट द ट्रेड एंड कॉमर्स। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है। इन्होंने छोटे 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 पत्थरों का उपयोग किया है, क्यूबिकल चर्ट्स का सर, है ना। तो चर्ट्स बेसिकली मैंने आपको बताया एक स्टोन का प्रकार है, तो छोटे 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 पत्थरों का उपयोग किया और इसको वेट्स एंड मेजर्स में यूज करते थे। तो इससे हमको समझ में आ रहा है कि इनके यहाँ पे किस प्रकार का डेवलपमेंट था सर, ठीक है। शायद तक ये ज्वेलरी को वे करने के लिए, मेटल को वे करने के लिए भी यूज होते होंगे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इनकी साइज छोटी थी, अराउंड 1.7 सेंटीमीटर की साइज के आपको ये छोटे छोटे क्यूब्स मिल जाते थे, जिसके थ्रू हम लोग ये कह सकते हैं कि इनके यहाँ पे इकोनॉमिक एडवांसमेंट हुआ होगा। बाकी इकोनॉमिक एडवांसमेंट में सील्स का भी अपना महत्व है, ये सील्स का मल्टीपर्पज यूज था सर, ठीक है। ये सील्स का इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स आपको इंपॉर्टेंस तो देखने को मिलता है, ये सील्स का अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको डेवलपमेंट मिलेगा सर, ठीक है। ये सील्स नॉर्मली स्टिएटाइट करके एक, मैं कहूंगा, सॉफ्ट स्टोन से बनते हैं, ये नदी के अंदर से मिलता था सर, ठीक है। तो आज के साउदर्न राजस्थान वाले रीजन में कॉपर के, टेराकोटा के, आइवरी के, और खासियत ये है कि इसके ऊपर आपको स्क्रिप्ट मिलेगी। कैन यू सी द स्क्रिप्ट, ओके। ये स्क्रिप्ट बेसिकली पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, ये इसी को ही लोगोसिलेबिक स्क्रिप्ट कहते हैं। ये लोगोसिलेबिक इसके लिए है क्योंकि वी आर नॉट श्योर कि इसमें लिखा क्या गया है, व्हाट हैज बीन रिटन डाउन, हमको इसके बारे में नहीं पता है। पर इनकी सील्स के ऊपर से इनके स्क्रिप्ट को जब हम लोग ने एनालिसिस किया तो वी कम टू नो कि कुछ ना कुछ लिखा गया है सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि द स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड। हमको इसके स्क्रिप्ट के बारे में कोई एविडेंस सीधे सीधे तौर के ऊपर नहीं मिल जाते हैं सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। पर ये कोई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते होंगे, ये ट्रेड एंड कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते होंगे। हो सकता है कि इसके ऊपर एक आइडेंटिटी मार्क के रूप में यूज किया जाता होगा कि ये मेरा सील है या ये मेरी चीजें है। इसको बेसिकली पैकेजिंग में भी यूज किया गया था हड़प्पन्स के द्वारा सर, ठीक है ना, समझे। तो हम लोग कहते हैं कि सील, सीलिंग और स्क्रिप्ट का अपना खुद का इंपॉर्टेंस है सर, ठीक है। इसके थ्रू भी व्यापार होता है, इसका रिलीजियस पर्पस भी था सर, ठीक है ना, समझे। ये सील्स का रिलीजियस पर्पस भी था। जैसे आप देखोगे तो पशुपति करके एक बेसिकली शिवजी का अवतार है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये पशुपति का सील आपको यहाँ पे मिलता है, सो वी फाउंड द सील ऑफ पशुपति ओवर हियर सर, ठीक है। ये पशुपति जी का सील जो मिलता है ये दर्शाता है कि इनके यहाँ पे एक प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो, क्या कहते हैं, रिलीजियस एक्टिविटी सी, एक बिलीफ सिस्टम भी डेवलप हो गया था सर। खैर, तो वी विल सी कि देयर आर मल्टीपल एविडेंसेस ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन बीइंग अ रिलीजियस सिविलाइजेशन, ये भी इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। बाकी हड़प्पा के लोगों ने बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चर की है सर। ये मैन्युफैक्चरिंग में टेराकोटा की चीजें मिलेगी, स्टोन की चीजें मिलेगी, ब्रॉन्ज की मिलेगी, कॉपर की मिलेगी सर, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये प्रीस्ट किंग के बारे में बताया सर, ठीक है। ये जो प्रीस्ट किंग है, ये प्रीस्ट किंग बेसिकली हमको पता चलता है कि एक स्टोन की मूर्ति थी। इट वॉज अ स्टोन इमेज मेड आउट ऑफ स्टोन, और इसमें बेसिकली इनको जब हम लोग स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि इन्होंने कपड़ा पहना हुआ है, इनकी आंखें थोड़ी अलग प्रकार की है, इनकी दाढ़ी आपको मिल जाएगी सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली सिग्निफाई सम काइंड ऑफ, मैं कहूंगा, एस्थेटिकली और फैशन कॉन्शियसनेस एज वेल सर, ठीक है। तो हड़प्पन्स के समय पे आपको बहुत सारे टेराकोटा के फिगर्स मिलेंगे। टेराकोटा इज नथिंग बट द फायर बेक क्ले सर, है ना। तो जब बेसिकली भट्टे में तपा के आप मट्टी को टाइट कर देते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर देते हो, तो टेराकोटा के रूप में यूज होता है सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। पॉटरी के ऊपर से जो पेंटिंग्स मिलते हैं, इससे भी समझ में आता है कि इंडस सिविलाइजेशन बहुत ही एडवांस थी, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत मानती थी सर, ठीक है। ये सिविलाइजेशन के लोगों ने बहुत सारी ब्रॉन्ज की इमेजेस बनाई, जिसको अभी हमने आपको बताया लॉस्ट वर्क टेक्निक के रूप में। इसमें हमको एक तो प्रीस्ट किंग की मूर्ति मिलती है, बहुत ही फेमस है सर, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी आपको डांसिंग गर्ल मिलती है। डांसिंग गर्ल अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आपको ब्रॉन्ज और कॉपर के मिक्सचर के साथ मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। मोहनजोदड़ो माइट बी द कल्चरल कैपिटल ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। तो सांस्कृतिक रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। बाकी इन्होंने बहुत सारे
टॉय कार्ट्स बनाए हैं, रेटल्स बनाए हैं, व्हील्स बनाए हैं, मार्बल्स बनाए हैं, जिसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि लोगों को खिलौने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए भी ये लोग अलग अलग प्रकार की चीजों का उपयोग करते थे सर। ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन है, ये सिविलाइजेशन बहुत सारी चीजों को बनाती है सर। ठीक है ना, समझे। सो वी कैन आइडेंटिफाई दैट द सिविलाइजेशन हैज सो मच ऑफ इंटरेस्ट इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके ना, समझे। और ये आर्ट एंड क्राफ्ट बिकेम द मेन बेसिस फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इसी से ही इनका अर्बनाइजेशन हुआ सर। ठीक है, अब लास्ट 2-3 पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। पहला पार्ट इसके अंदर से ही आता है, वो है कि क्या ये लोग कोई रिलीजन में मानते थे। रिलीजन में मानते थे तो क्या रिलीजन सिस्टम था, हमारे पास क्या एविडेंसेस है कि इनकी यहाँ पे रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी। दूसरी, इनकी पॉलिटिकल फीचर्स क्या रहती है सर। ठीक है, क्या इन्होंने बेसिकली राजकीय रूप से मोनार्की का निर्माण किया था या अलग प्रकार की कोई पॉलिटिकल सिस्टम थी, थोड़ी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनके कार्यकाल के समय पे इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, और इनके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन सर, है ना, पैरेलल सिविलाइजेशंस के साथ क्या रिलेशंस हुआ करते थे, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा कर देंगे सर। ठीक है, सो विल ट्राई टू सी द कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस और द पैरेलल सिविलाइजेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, कि उनके समय पे या इनके दौरान में क्या चल रहा है सर। ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके ना, समझे। तो वो भी चीजें हमको ये पता चलती है सर। खैर, सो होता क्या है कि वी विल सी कि एक से ज्यादा हमारे पास एविडेंसेस है इनके रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में, और इनके पॉलिटिकल और इनके बाकी सारे डेवलपमेंट के बेसिस के रूप में भी सर। ठीक है ना, समझे। अब याद रखिएगा कि इनके रिलीजन के ऊपर से हमको पता चलता है कि नेचर वर्शिप थे, इन्होंने मूर्ति पूजा भी की थी सर। ठीक है ना, इन्होंने आइडल वर्शिप भी की थी सर। ठीक है, ये लोग रिचुअल्स भी फॉलो करते थे, हमको ये भी एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो भी साइड से इससे हमको बहुत सारी चीजें मिलती है सर। जैसे आप देखोगे तो ये पीपल के पेड़ को पूजा करते थे, जैसे आज की सभ्यता पूजती है, ऐसे हमारे पास क्लियर कट एविडेंसेस है सर। ठीक है ना, हम लोग को एक एविडेंसेस मिलते हैं मदर गॉडेस के। मदर गॉडेस अगर आपको पता होगा, एक मूर्ति मिलती है आज के कालीबंगन से लेके गुजरात वाले रीजन्स के अंदर से सर। ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, जिसके बेसिस के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मातृ पूजा करते थे, मदर गॉडेस को देवी के रूप में, शक्ति की पूजा करने की शुरुआत की थी। कालीबंगन के अंदर ही हमको हवन कुंड के एविडेंसेस मिलते हैं। कालीबंगन और दूसरी एक जगह है लोथल, याद रखेगा सर। ठीक है, बोथ दी प्लेसेस आर एक्चुअली नोन फॉर दी फायर ऑल्टर्स। ओके ना, जहां हवन कुंड के एविडेंसेस मिलते हैं। इनका भी आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए सर। ठीक है ना, समझे। दूसरी, इनके रिलीजन के एविडेंसेस इनके डेड बॉडीज के बरियल के साथ मिलेगा सर। ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को दफनाया था उस पीरियड के समय पे, और इनके डेड बॉडीज के जो बरियल को हम लोग स्टडी करते हैं तो वो भी दर्शाता है कि कोई ना कोई प्रकार की रिलीजियस एक्टिविटीज यहाँ पे एविडेंट थी सर। ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, so the Harappan burials have pottery, ornaments, jewelry, some kind of copper mirrors and beads. All this suggests some kind of afterlife, है ना, कि भाई ये डेड बॉडी को जब दफनाते थे कोई व्यक्ति को, तो ये लोग कुछ कुछ उसको ज्वेलरी के साथ दफनाते थे। मतलब अगर कोई गुजर गया, उसको सोने के अपने जेवरात के साथ दफना दिया गया, तो ये क्या दर्शाता है कि भाई इसकी मृत्यु के बाद इसको जरूर पड़ेगी, या इसको भविष्य में जरूर पड़ेगी सर, है ना। तो एक बिलीफ थी इनकी, यहाँ पे एक मान्यता थी कि भाई मृत्यु के बाद भी इंसान को कोई ना कोई चीज की जरूरत होती है, उसका उपयोग करेंगे सर। ठीक है, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ओके, इनफैक्ट हड़प्पा के अंदर आपको कुछ कुछ जगह पे जॉइंट बरियल्स देखने को मिलते हैं। जॉइंट बरियल्स का मतलब क्या है कि हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, मेल फीमेल हो सकते हैं सर। ठीक है ना, एक ही फैमिली के लोग आपको मिलेंगे। जैसे राखीगढ़ी करके एक शहर है, राखीगढ़ी करके एक शहर है, वो तो नेक्रोपोलिस कहा गया। राखीगढ़ी हमेशा याद रखिएगा कि इट इज द बिगेस्ट साइट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन, है ना। ये इंडस सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट है। इसको नेक्रोपोलिस भी कहते हैं। नेक्रोपोलिस क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ऐसा शहर है जहां बड़ी मात्रा में डेड बॉडीज का बरियल मिला है। यहाँ पे आपको जॉइंट बरियल मिलता है, लोथल में आपको जॉइंट बरियल मिलता है, कहीं कहीं पे क्रिमेशन के आधारित बरियल देखने को मिलता है। क्रिमेशन का मतलब यह है कि पहले आपको अग्निदाह दिया गया और आपकी हड्डी और बाकी कोई शरीर का अंग बाकी रह गया है सर, है ना, तो उसको बेसिकली दफना दिया जाता था सर, है ना। ये दर्शा रहा है कि इनके यहाँ पे एक प्रकार की रिलीजियस सिस्टम थी। ये रिलीजियस सिस्टम में हमको ये पता चलेगा कि डिफरेंट वेज ऑफ अप्रोचिंग गॉड आपको देखने को मिलेंगे। तो मूर्ति पूजा भी थी, इनके यहाँ पे रिचुअल्स भी होते थे। ये रिचुअल में मैंने आपको बताया कि रिचुअल बेदिंग भी हुआ करता था सर, ठीक है ना। हमको जो सील्स मिले हैं, ये सील्स के ऊपर से हमको एविडेंसेस मिलता है कि रिलीजन हुआ करता था। उसमें पशुपति का सील तो बहुत फेमस है सर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये इमेज दिखाई थी, ये पशुपति का सील है सर, ठीक है, जहां शिव जी के साथ जोड़ा गया है कि इनकी रिलीजियस एक्टिविटीज थी।
तो हड़प्पीय सभ्यता के काल के दौरान हम ये नहीं कहते हैं कि रिलीजन पूरी तरह से था ही नहीं सर, ठीक है ना। तो रिलीजन यूज्ड टू एग्जिस्ट, इट वाज नॉट डोमिनेटिंग इनटू द वे ऑफ लाइफ ऑफ द हड़प्पन सर, ठीक है ना। तो इनकी रिलीजियस कंडीशंस के बारे में भी हमको नॉलेज होना चाहिए। अब लास्ट 2 पॉइंट के ऊपर चलते हैं कि क्या इनकी पॉलिटिकल सिस्टम थी, और फाइनली हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इनका कंटेम्प्रेरी रिलीजन्स के साथ क्या रिलीजन हुआ करता था, और फाइनली इनका डिक्लाइन क्या हुआ सर, ठीक है ना। हाउ द डिक्लाइन टुक प्लेस एंड व्हाट वाज द कंटेम्प्रेरी रिलेशंस ऑफ द इंडस पीपल विद द अदर किंग्स एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि इंडस सिविलाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, तो याद रखना कि यस देयर आर एविडेंसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि हम इसको नकारेंगे कि यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम नहीं थी सर, ठीक है। तो देयर आर क्लियर कट एविडेंसेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम दैट वाज देयर सर, ठीक है ना। हम कभी नहीं मानते हैं कि राजकीय रूप से कुछ खत्म हो गया था, राजकीय रूप से कुछ नहीं था। देखिए इतना बड़ा टाउन प्लानिंग हो रहा है, ब्रिक्स बन रही है, लेबर मोबिलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरों के बीच में इतनी सारी यूनिफॉर्मिटी है, कोई ना कोई तो सत्ता होगी जो इनको गाइड कर रही होगी सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटी, the uniformity into the pottery, seals, the weights and the bricks actually signifies some kind of political system. इनके यहाँ पे एक पॉलिटिकल सिस्टम थी, इनके यहाँ पे लेबर मोबिलाइजेशन था, इनके यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अब सवाल ये था कि सेंट्रल अथॉरिटी थी तो किस प्रकार की थी, क्या मोनार्की हुआ करती थी, क्या यहाँ पे एक रिपब्लिकन सिस्टम हुआ करती थी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। अगर सिस्टम हुआ करती थी तो शासक कौन हुआ करता था, इन सबको लेके हमारी क्लैरिटी नहीं है सर, ठीक है। राजाशाही थी तो कैसी थी, टाउन प्लानिंग था तो उसके अंदर शासन कौन कर रहा था, हम मानते हैं कि नगर पालिका थी, देयर वाज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सम काइंड ऑफ अथॉरिटी जो इनको कंट्रोल कर रही थी, पर कौन था वो, हु वर दिस पीपल सर, ठीक है, उसको लेके हमारे एविडेंसेस नहीं है। सो वी डू नॉट हैव मच ऑफ द एविडेंसेस रिलेटेड टू द टाउन प्लानिंग एस्पेक्ट और द कल्चरल वी कैन से द अथॉरिटीज हु आर इन्वॉल्वड इनटू दैट, है ना। तो अथॉरिटी नहीं पता होने के कारण ये प्रॉब्लम था कि इनकी स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हड़प्पा के यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है ना सर, ठीक है, ये स्क्रिप्ट क्लियर नहीं है क्योंकि ये स्क्रिप्ट को लोगोसिलेबिक कहा गया है, ये पिक्टोरियल स्क्रिप्ट है, इसको लिखा जाता था जिगजैग फॉर्मेट के अंदर से सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो कभी यूं कभी यूं कभी यूं कभी यूं सर, ठीक है, ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइन में लिखा जाता था सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो इसको बूस्ट्रोफिडन स्टाइल कहते हैं, क्या कहते हैं, बूस्ट्रोफिडन। अब ये जो बूस्ट्रोफिडन स्टाइल के अंदर स्क्रिप्ट लिखी गई है उसको डेसिफर नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू डेसिफर इट, ओके। जिस दिन हमने डेसिफर कर दिया ना, उसको डिकोड कर दिया, तो उस दिन बहुत सारा इतिहास बदल जाएगा क्योंकि हमको पता चलेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसी थी। तो एक बढ़िया सी सिविलाइजेशन, इतनी ग्रेट वे के अंदर एग्जिस्ट करने वाली सिविलाइजेशन, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि ऐसा कहा जाता है कि भाई इंडस सिविलाइजेशन ने, वी विल सी कि एक नया रास्ता दिखा था। काफी लोग ये कह रहे हैं कि ये इंडिजिनस ओरिजिन की थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये द्रविडियन ओरिजिन के थे सर, ठीक है। इनके स्क्रिप्ट जिस दिन बनेगी उस दिन हमको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी सर, ठीक है। अब सवाल ये था कि इंडस सिविलाइजेशन की बाकी सारे लोगों के साथ क्या रिलेशंस थे सर, ठीक है ना, समझे। तो याद रखिएगा कि जब इंडस की साइट्स बननी शुरू हुई, when the Indus civilization and the sites of the Indus civilization developed, okay, contemporary to the Indus civilization we will find कि other locations were developing, okay, and in different parts of the country there were Neolithic and Chalcolithic cultures that were existing sir, ठीक है ना। तो जब इंडस सिविलाइजेशन बन रहा था उसके पीरियड के समय पे नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक सिविलाइजेशंस भी चल रही थी भारत के दक्षिण पश्चिम विस्तार में, आज के राजस्थान में, आज के मालवा के अंदर सर, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी हमको मिलेगा। इंडस सिविलाइजेशन के इनके साथ इंटरेक्शन कुछ ना कुछ प्रकार के हुए थे। जैसे राजस्थान के अंदर मैंने आपको बताया कि इंडस सिविलाइजेशन के लोगों ने कॉपर लेने की शुरुआत की थी सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो कंटेम्परेरी टू इंडस सिविलाइजेशन देयर वर मल्टीपल एरियाज। तो आज के केरला वाले रीजन में लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे थे, अभी भी स्टोन एज के अंदर जुड़े हुए थे सर, ठीक है, गेटिंग पॉइंट, ओके। We will find कि in the regions of Karnataka and Andhra Pradesh we will see कि some Neolithic cultures were developed, है ना, जो स्टोन एज का सबसे लास्ट पार्ट था जहां पे हंटिंग गैदरिंग आपको मिलती है और थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर की शुरुआत हो रही थी। वेस्ट इंडिया के अंदर और आज के गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में आपको चाल्कोलिथिक कल्चर्स मिलेंगे। ये चाल्कोलिथिक में आपको कॉपर के एविडेंसेस देखने को मिल रहे हैं सर, है ना। तो अभी मैंने आपको खेतरी के बारे में बताया थोड़ी देर पहले। खेतरी यूज्ड टू बी अ साइट जिसके साथ इंडस सिविलाइजेशन के लोग व्यापार किया करते थे अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज को लेकर सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये जो खेतरी करके जगह है वहां पे आपको चाल्कोलिथिक एविडेंसेस मिलते हैं। तो कुछ जगह पे न्यूलिथिक साइट्स थी, कुछ जगह पे चाल्कोलिथिक साइट्स थी सर, ठीक है।
इनके इंडस सिविलाइजेशन के साथ कोई ना कोई प्रकार के इंटरेक्शंस हुए हैं सर, ठीक है, इमीडिएट इंटरेक्शन और एक्सचेंजेस हुए हैं। हमारे पास क्लियर एविडेंसेस नहीं है कि ये कैसे हुए हैं सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हेन वी सी द ओवरऑल इंडस सिविलाइजेशन वी हैव गॉट क्लियर कट एविडेंसेस कि देयर इज इंटरेक्शन एंड देयर इज सम काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सचेंजेस बिटवीन द लोकल पीपल ऑन द नियोलिथिक एंड द चैल्कोलिथिक साइट्स कंपेयर्ड टू द इंडस सिविलाइजेशन। वी आर नॉट श्योर कि व्हाट वाज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट या दाइमाबाद के नीचे कुछ कुछ रीजन्स में आपको मिलेगा, आज के राजस्थान के अंदर आपको मिल जाएगा सर, ठीक है, जहां कोई ना कोई प्रकार की इकोनॉमिक आदान प्रदान आपको मिलती है। तो इस तरह से इंडस सिविलाइजेशन जो एक अर्बन सिविलाइजेशन का प्रकार था उसका डिक्लाइन होने की शुरुआत हुई 1900s के आसपास। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, जब हमने ये टॉपिक को पढ़ना शुरू किया था तो मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की थी कि इसकी शुरुआत कहां से कहां तक होती है सर, ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि ये 3 फेज में आया, और अर्ली हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन और लेट हड़प्पन। लेट हड़प्पन के पीरियड के बाद ही इसके डिक्लाइन की शुरुआत हुई सर, ठीक है। अब सवाल यह था कि इतनी बढ़िया सिविलाइजेशन, इतने लाखों माइल स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर फैली हुई सिविलाइजेशन डिक्लाइन में क्यों आ गई, इसके पीछे का कारण क्या था सर, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के पीछे बहुत सारे कारण चलते हैं सर, है ना, समझे। तो अब हम लोग बेसिकली सबसे लास्ट पार्ट के अंदर चले जाते हैं कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन एंड हाउ द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। इसके इर्द गिर्द की कहानियों को थोड़ा बहुत समझेंगे सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हेन वी ट्राई टू सी द डिक्लाइन पार्ट, हम लोग जब इंडस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पार्ट को देखते हैं तो हमको 5-6 चीजें इससे समझ में आती है। थोड़ा इसको स्लाइड्स को लोड कर देते हैं सो दैट आइडिया रहेगा कि क्या कहानी है सर, ठीक है। अब इसके पतन के पीछे बहुत सारे कारण हैं। काफी लोग कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द रीजन फॉर दैट, है ना, कि भाई यहाँ जलवायु परिवर्तन हुआ होगा क्योंकि इनके ज्यादातर शहर नदी किनारे थे सर, ठीक है, और नदी किनारे होने के कारण देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि इनके यहाँ पे फ्लडिंग आ गया होगा या नदियों ने अपना प्रभाव बदल दिया होगा सर, ठीक है। सो देयर इज अ रीजन कॉल्ड एज इकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन सर, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। इकोलॉजिकल रीजन का मतलब यह है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है, परिस्थिति का जो पूरा तंत्र है वो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल था सर, ठीक है। इकोलॉजी बिकेम वन ऑफ द फैक्टर्स थ्रू विद द डिक्लाइन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वुड हैव टेकन प्लेस सर, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज हुई होगी, नदियां ड्राई हो गई होगी, क्योंकि देखो हड़प्पा जैसे रावी नदी के किनारे था, सिंध में मोहनजोदड़ो चाणूदड़ो इंडस के किनारे हुआ करते थे, दोहागिरा, मनहर और मंसर करके जो नदियां थी उसके ऊपर थे, लिमडी, भोगावो नदी के किनारे आपको ये लोथल जैसे सिटीज आपको मिल जाते हैं। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हमको ये पता चल रहा है कि ज्यादातर शहर की एविडेंसेस ही ये है कि भाई दे वर लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक्स, है ना। अब गगर हाकरा करके एक इनकी नदी हुआ करती थी जिसको सरस्वती कहते हैं आज की तारीख में, जहां पे इंडस सिविलाइजेशन के साइट्स भी जुड़ी हुई थी। तो होता क्या है कि जब एक से ज्यादा शहर यहाँ नदी किनारे से, तो कहीं ना कहीं असर हुई होगी, नदियां सूख गई होगी। तो एक तो क्लाइमेट का रीजन कहा गया, दूसरा किसी ने कहा कि इनके डिक्लाइन के पीछे ट्रेड एंड कॉमर्स बिकेम वन ऑफ द फैक्टर्स, ओके, क्योंकि इनके शहर अर्बन सिटीज हुआ करते थे और इनका व्यापार मेसोपोटामिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया से ठीक ठाक होता था। तो वहां से जब व्यापार डिक्लाइन में हुआ तो लोगों की जो माइग्रेशन है वो शुरू हो जाती है सर, ठीक है। ये माइग्रेशन में भी एक अलग कहानी चलती है सर, ठीक है। तो वी विल सी कि इंडस सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कहा जाता है कि जब लेट पीरियड आया तो पीपल माइग्रेटेड टुवर्ड्स गुजरात, द ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न पार्ट सर, है ना। तो लोगों ने सिंध छोड़ दिया, आज का हड़प्पा छोड़ दिया और आज के गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी वाले रीजन में माइग्रेट बड़ी मात्रा में हुए सर, ठीक है। सो विद द डिक्लाइन ऑफ द ट्रेड ओवर मेसोपोटामिया माइट बी वन ऑफ द रीजंस फॉर दैट, और इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि एक इनका पतन का कारण आपको मिलेगा सर, ठीक है। और तीसरा, काफी लोगों ने ये कहा है कि आर्यंस आए होंगे, ये आर्यंस ने आके आक्रमण किया होगा सर। खैर, ये आर्यन इन्वेजन की थियरी आज की तारीख में गलत हो गई है सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। आज कोई नहीं कहता है कि आर्यंस के इन्वेजन के कारण ये घटना हुई होगी, पर आज से 10 साल पहले तक इनफैक्ट आप देखोगे एक प्रकार की प्रोपोगेशन चलाई जाती थी, एक प्रकार का मिथ चलाया जाता था कि आर्यंस के आगमन के कारण इनका डिक्लाइन हो गया है सर, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर लोग कहते हैं फ्लडिंग माइट बी वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक ऐसा शहर है जहां पे फ्लडिंग के एविडेंसेस थे सर, ठीक है ना, गेटिंग अ पॉइंट, ओके। तो आज हम लोग ये कहते हैं कि इट इज ऑलवेज द इकोलॉजी इज वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स, ओके। इनके पतन के पीछे जो मुख्य कारण है वो इकोलॉजी है, क्योंकि खेती आधारित, पानी आधारित अर्थव्यवस्था। देखो, कोई भी सभ्यता को जीने के लिए पानी तो चाहिए ना सर, ठीक है। इफ यू डू नॉट हैव वाटर, हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव, ओके, दैट्स वेरी क्लियर कट, ओके। तो पानी की अभाव, पानी की आवश्यकता नहीं होने के कारण अल्टीमेटली इनका डिक्लाइन हो गया और पतन हो गया सर, ठीक है।
तो इस तरह से जो सभ्यता का विकास होना शुरू हुआ था समवेयर फ्रॉम 1800 और 2600 और 3000 BC सर, ठीक है ना, इट फाइनली केम टू एन एंड एंड द कंक्लूजन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन कैन बी सीन दैट द इंडस सिविलाइजेशन एक्चुअली एंडेड समवेयर इन द 1800 BC or 1700 BC and over a period of time we will see the Vedic age will begin सर, है ना, समझे आप लोग, ठीक है। तो होता क्या है कि 1500 तक आते आते हैं फिर वहां से वेदिक एज का डेवलपमेंट होगा सर, है ना, समझे। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो कल के टॉपिक में हम लोग डिवाइड करेंगे उसमें हम लोग वेदिक एज देखेंगे। देखिए ये कोर्स जो है बहुत ही कंसाइज कोर्स है सर, है ना, इसको कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स नाम देता हूं। इसमें कुछ कुछ नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसको हम लोग खाली एक ओवरव्यू लेके देख जाएंगे, जैसे आज हमने स्टोन एज के साथ किया, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज है टॉपिक्स के उसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराओ, क्योंकि यहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं और वहां से क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट भी कर पाएंगे सर। खैर, तो आज इतना ही रखते हैं, लेट अस कंप्लीट। हमने ऑलमोस्ट इसको कवर कर दिया है सर, ठीक है, और बहुत अच्छी मात्रा में हमने इसको देखा हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। तो अगर आप इनफैक्ट हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन द इंडस सिविलाइजेशन एंड मल्टीपल टॉपिक्स वी डिस्कस इन हिस्ट्री, क्योंकि इतिहास को बेसिकली समझना बहुत जरूरी है और मैं यहाँ पे तो जितना होगा उतना आपको कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज वे के अंदर कराऊंगा, बट इसके बाहर भी हिस्ट्री है सर, है ना। इसके अंदर मुख्य परीक्षा के सवाल आता है, इसके अंदर आप देखोगे तो और भी ट्रेड एंड कॉमर्स के एविडेंसेस है, लिंकेजेस है, जहां से सवाल आपको पूछा जा सकता है। तो मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म और आपकी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए सर, ठीक है। देखो, वी आर नॉट हियर टू फूल यू अराउंड, हम आपको उल्लू बनाने के लिए नहीं आए सर, ठीक है। हमारा क्लियर कट ऑब्जेक्टिव है कि हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। आप जो चीज 200 आवर्स में खुद से सेल्फ स्टडी से नहीं कर पाओगे वो चीज शायद यहाँ तक आप 30-40 आवर्स में 30 घंटे बैठ के एक सेशन को अटेंड करोगे सिस्टमैटिक वे के अंदर, तो आप कर पाएंगे अच्छी तरह से। तो जरूर से जुड़िए हमारे साथ ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन द कंट्री। आप कुछ नहीं तो स्कॉलरशिप एग्जाम दीजिए सर, ठीक है ना। ये 13 नवंबर को स्कॉलरशिप एग्जाम है। आपको बेसिकली नहीं जुड़ना है चलेगा, पर अपनी तैयारी को तो देखिए कि आप कितने लेवल में हैं, क्योंकि ये लाइव टेस्ट होगा। सिविल सर्विस चैंपियनशिप जो है ये लाइव एग्जाम है सर, ठीक है। और इसमें इंडिया के नहीं करके 30, 40, 50 हजार, 1 लाख से ज्यादा लोग कभी कभी एग्जाम देते हैं सर, ठीक है। सो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ आप कंपीट कर रहे होंगे, तो आप पकड़ के चलिए कि अगर 4-5 लाख लोग प्रीलिम्स लिख रहे हैं, उसमें से 1-1.5 लाख लोग स्टूडेंट्स अगर सिविल सर्विस से हमारी स्कॉलरशिप देने आ रहा है, लाइव एग्जाम है सर, ठीक है। यू कैन इमेजिन कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कंपटीशन, ये भी आपको समझ में आ जाएगा सर। खैर, तो इस प्रकार की बातें हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप जरूर से ये कोड को यूज करिए, PN Live, यू कैन गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इनफैक्ट आप मेरे स्पेशल क्लासेस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल अवेलेबल है, आप ये स्पेशल क्लासेस को देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, है ना। उससे आपको समझ में आएगा कि हम प्लस क्लासेस में क्या करवाते हैं। प्लस में फायदा ये होता है कि आपके साथ 2 वे के अंदर इंटरेक्ट कर पाता हूँ। यहाँ यूट्यूब में समय के अभाव के कारण ज्यादा कभी कभी नहीं हो पाता है सर। खैर, तो ये बात ही हमारी सर, है ना। आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, मैं आपको एक और क्लास के अंदर मिलूंगा, तब तक के हमारे साथ बने रहिए और ये सीरीज को जरूर से अटेंड करेगा, हो सके उतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर, कंसाइज वे में। सिलेक्टिव टॉपिक्स को बहुत डेप्थ के साथ हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।